एक पॉइंट पहले समझ लो, फिर क्वेश्चन आप ट्राई करो। जैसे कभी किसी क्वेश्चन में आपसे कह दिया गया किसी चीज का रेशियो निकालना है, जैसे आपसे कह दिया गया दो बॉडीज हैं ए एंड बी और आपको उनका रेशियो बताना है, तो उसने बाद में लिख दिया कि आपको V1 अपान V2 निकालना है, या उसने P1 अपान P2 कह दिया निकालना है, या P2 अपान P1 कह दिया निकालना, मतलब जो भी कह दिया है वो निकालना है, तो उसमें हमें कोई टेंशन की बात ही नहीं। जैसे उसने कहा V1 अपान V2 निकालो, तो हमने V1 अपान V2 निकाल दिया। उसने कहा नहीं P2 अपान P1 निकालो, तो हमने P2 अपान P1 निकाल दिया। मतलब जो कहा वही हमने निकाल दिया। लेकिन अगर उसने कह दिया यहां पर, ये बात आपको उसने लिखी ही नहीं, उसने सिर्फ कह दिया वेलोसिटीज का रेशियो निकालो ए और बी की, ठीक है। अब आपके सामने दिक्कत है कि हम V1 अपान V2 निकालेंगे या V2 अपान V1, या उसने कह दिया मोमेंटम का रेशियो निकालो, तो आप P1 अपान P2 निकालेंगे या P2 अपान P1, क्योंकि उसने आगे कुछ ये चीज मेंशन नहीं की, बस उसने कह दिया मोमेंटम का रेशियो चाहिए। तो इसमें कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है। तो इसमें अगर ऐसा कभी कहा जाएगा तो आपको अगर मेंशन करके नहीं दिया है, क्योंकि जब मेंशन होगा P2 अपान P1 तब तो कोई टेंशन ही नहीं, वहां कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर मेंशन नहीं है तभी प्रॉब्लम है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, देखना है पहले क्या लिखा है। जैसे पहले ए है तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए अपान वेलोसिटी ऑफ बी, या मोमेंटम ऑफ ए अपान मोमेंटम ऑफ बी निकालेंगे। मतलब जिसके बारे में पहले लिखा गया होगा या जो चीज पहले दी गई होगी उसको ऊपर रखना है और दूसरे वाले को नीचे, यही एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर दो आंसर मैच करें तो भी यही एक्सेप्ट किया जाएगा। जिसमें जिसके बारे में पहले लिखा है उसको ऊपर रखो और जिसके बारे में बाद में लिखा उसको आप नीचे रखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चंस। ट्राई करिए क्वेश्चंस। क्या आएगा आंसर पहले का? फर्स्ट, और उसी में दो पार्ट दिए गए ना, दूसरे का नहीं, पहले का तो फर्स्ट सही, दूसरे का भी फर्स्ट ही आएगा। जितने लोगों का फर्स्ट आया वो सही। तो यहां पर आपको दिया गया है टू मासेस वन n टाइम्स हैवियर देन द अदर, मतलब हैवी वाले की बात पहले की गई। जैसे अगर हम यहां पर ऐसे दिखा दें सिंपली कि दो बॉडीज हैं, एक का मास m है और एक का मास n टाइम्स m है, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड हो गई। दोनों को u इज इक्वल टू 0 से एक ही हाइट से ड्रॉप किया गया है। तो उसने आपसे पूछा है देयर मोमेंटम, उनके मोमेंटम का रेशियो और उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो ग्राउंड पर हिट करने से पहले दोनों की स्पीड तो सेम ही होगी ना, क्योंकि इस स्पीड का लेना देना इनके मास से तो होता नहीं, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला क्या होगा, v इक्वल टू रूट टू जी एच, क्योंकि h दोनों सेम है, u दोनों जीरो है, तो v इक्वल टू ये भी रूट टू जी एच ये भी। तो इसलिए यहां पर स्पीड दोनों की सेम होगी, लेकिन मास में तो कोई चेंज आएगा नहीं, वो दोनों का वही रहेगा जो पहले था। तो अब आपको यहां पर P1 अपान P2 निकालना है, या फिर आपको यहां पर कैलकुलेट करना है P1 अपान P2, या फिर आपको कैलकुलेट करना है यहां पर P2 अपान P1, काइनेटिक मोमेंटम का रेशियो। तो P यहां पर आपको दिया है उसने क्वेश्चन में, आप देखो कि टू मासेस वन n टाइम्स हैवियर, मतलब हैवियर वाले की बात पहले की गई, वन n टाइम्स हैवियर देन, तो इसका मतलब इसकी बात उसने पहले की है, इसलिए इसमें आपको क्या करना होगा, P2 डिवाइडेड बाई P1 निकालना होगा। तो P2 यहां पर निकालना है, ठीक है, जस्ट हिटिंग द ग्राउंड। तो ये हो जाएगा n m इंटू वी, और ये आ जाएगा m इंटू वी। तो ये क्या आ जाएगा, n बाई वन, दैट इज n इज टू वन। ऐसे उसने काइनेटिक एनर्जी के लिए कहा है, तो आप K2 डिवाइडेड बाई K1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हाफ n m और इंटू वी स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाई हाफ m इंटू वी स्क्वायर। तो ये भी n अपान वन आ जाएगा, दैट मीन्स n इज टू, तो दोनों में n इज टू वन आएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो और कुछ था नहीं, बस यही पॉइंट बताना था कि आप 1/2 निकालेंगे या 2/1 निकालेंगे। तो जिसके बारे में पहले दिया गया था उसको ऊपर, बाद वाले को नीचे। सिमिलर वे में जैसे जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें m एंड nm दे दिया गया और दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल दे दी गई है, और आपसे पूछा गया है मोमेंटम का रेशियो क्या हो जाएगा। तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं, m पहले है तो m वाले के ही काइनेटिक एनर्जी को आपको रखना है, नहीं मोमेंटम का रेशियो पूछा गया ना, तो P1 अपान P2 आप कर लेंगे। जैसे जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें दोनों की काइनेटिक एनर्जी को सेम दिया गया, तो ये हो जाएगा यहाँ पर P1 स्क्वायर अपान 2m, ये हो जाएगा P2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स n m। तो यहां से 2m 2 और m कैंसिल हो जाएगा,
तो हम लिखेंगे P1 अपान P2 टू द होल स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई n। तो जो P1 अपान P2 है वो आ जाएगा 1 अपान रूट n, फर्स्ट ऑप्शन यहां पर। थर्ड किया किसी ने, क्या आएगा 4 300%। If the speed of a particle is doubled, then its kinetic energy increase by what percent? काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट होगा जबकि स्पीड को क्या किया गया है, डबल किया गया। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m इंटू वी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं k प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, मास तो कांस्टेंट रहेगा। तो k2 डिवाइडेड बाई k1 इज इक्वल टू v2 डिवाइडेड बाई v1 टू द होल स्क्वायर। स्पीड को डबल किया गया है तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स v1 डिवाइडेड बाई v1 टू द होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4। तो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन, जैसे हम लोग अपवर्ड एरो बना देते तो इंक्रीमेंट, डाउनवर्ड एरो डिक्रीमेंट को शो करता है। तो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग हमेशा लिखेंगे k2 माइनस k1 अपान k1 इंटू 100। जब इंक्रीमेंट लिखते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल अपान इनिशियल लिखते हैं। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपान इनिशियल या k2 माइनस k1 अपान k1 इंटू 100। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं यहां पर k2 अपान k1 माइनस 1 इंटू 100। k2 अपान k1 की वैल्यू 4, तो 4 माइनस 1 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 300%। जब भी हम लोग चेंज लिखते हैं या फिर हम लोग इंक्रीज लिखते हैं तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल अपान इनिशियल लिखेंगे। अगर चेंज लिखना है तो भी यही लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल अपान इनिशियल। अगर इंक्रीमेंट लिखना है तो भी यही लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल अपान इनिशियल। कभी अगर लॉस लिखना होता है कहीं पर भी, जैसे पहले से हम कंफर्म है कि यहाँ लॉस होगा, जैसे नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे कोलिजन, उसमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी वाली केसेस आते हैं। तो अगर लॉस कहीं पर आपको लिखना है कहीं पर भी तो आप फिर इनिशियल माइनस फाइनल लिखते हैं डिवाइडेड बाई इनिशियल इंटू 100 जब आपको लॉस लिखना होता है। तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि लॉस की कंडीशन में हमने यहां पहले से लिख रखा है ना लॉस, तो इसका मतलब हम पहले से कंफर्म है, हमें कोई चेक करने की जरूरत नहीं है और उस कंडीशन में हम यहां पर इनिशियल माइनस फाइनल अपान इनिशियल करके निकालें। जैसे जब रिटार्डेशन लिखते हैं तो हम माइनस नहीं लिखते हैं, ठीक है, मतलब उसका वो अंडरस्टूड होता है। तो वैसे लॉस लिखेंगे तो अब ये मैग्नीट्यूड ही आएगा, मतलब जो वैल्यू आएगी वो उसकी वैल्यू वो रिप्रेजेंट करेगा लॉस को। लेकिन ऐसा कोई याद रखना जरूरी नहीं होता। जैसे आपको याद है तो आपने गेन है तो फाइनल माइनस इनिशियल और लॉस है तो इनिशियल माइनस फाइनल। वर्क एनर्जी में भी तो बताया था कि लॉस और गेन जब इक्वेट करते हैं तो कभी भी लॉस की साइड में हमने माइनस नहीं लिखा था। कभी लिखा था? कभी नहीं लिखा। लॉस या गेन के वैल्यूज ही लिखी जाती क्योंकि वो पहले से लिख दिया है ना आपने लॉस, तो इसका मतलब आपने इनिशियल माइनस फाइनल की कंडीशन की है वहां पर। तो ये होता है। लेकिन अगर बाई चांस आपको नहीं पता है या नहीं आपने ध्यान दिया तो आपने इस चीज को नहीं लिखा, ठीक है, तो आपने वहां पर क्या किया, आपने यही काम कर दिया कि चेंज, जैसे चेंज और इंक्रीमेंट सेम रहेगा ना, चेंज लिखोगे तब भी फाइनल माइनस इनिशियल, इंक्रीमेंट लिखोगे तब भी फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर आपने ये लिख दिया अब अपने आप वो आ जाएगा। अगर वो गेन होगा तो ये प्लस में आएगा क्योंकि गेन की कंडीशन में फाइनल ज्यादा होगा, और अगर ये माइनस में आ गया तो 100% कंफर्म में लॉस होगा क्योंकि माइनस में तभी आएगा जब ये वाली वैल्यू कम होगी। तो वहां से भी आप कह सकते हैं कि अगर प्लस में आ गया तो गेन और माइनस में आ गया तो लॉस। अभी आगे हम बताएंगे भी, जो फॉर्मूला बताएंगे उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बोल सकते हैं। प्लस में आ गया तो इंक्रीमेंट, माइनस में आ गया तो डिक्रीमेंट। अब देखते हैं हम लोग यहां पर कुछ परसेंटेज के क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 जो करेंगे उसको जो यूजुअल मेथड्स हैं उनसे हम लोग करेंगे, ठीक है, जैसा होना चाहिए जो मेथड। फिर बाद में हम इसका एक अभी आपको अलग ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे आपको आगे करना है। लेकिन पहले जो मेन मेथड है वो समझना जरूरी है, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है उसकी। तो हम लोग देखें यहाँ पर, जैसे जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, 5% दिया गया है और 100% दिया गया है। तो जो पहला वाला पार्ट है क्या कहा गया उसमें, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इफ इट्स मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय, तो 5%। तो पहला वाला केस है 5% के लिए। तो हम लोग लिखेंगे k इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ये पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट।
तो हमें जो परसेंटेज एरर में कॉन्सेप्ट पढ़ा था वही कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करना है। k को लिखेंगे dk अपान k इंटू 100 इज इक्वल टू, ये जो 2 है इसको पहले ले आएंगे और फिर हम लिखेंगे dp डिवाइडेड बाई p इंटू 100। अब उसने मोमेंटम में परसेंटेज चेंज कितना दिया है 5, तो हम यहां लिखेंगे 2 और यहां लिखा 5 और ये वैल्यू कितनी आ गई 10%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब अगर हम मोमेंटम में 5% का चेंज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में 10% का चेंज आ जाएगा। इतना पहले आप नोट करिए, फिर इसके बाद हम लोग एक नोट लिखेंगे यहां पर। ये जो मेथड है ये डिफरेंशिएशन वाले कॉन्सेप्ट का मेथड है, डिफरेंशिएशन से आता है और ये मेथड अप टू 5% ही एप्लीकेबल होगा, उससे ज्यादा के लिए नहीं। तो आप यहां पर नोट में लिखेंगे दिस मेथड इज एप्लीकेबल, दिस मेथड इज एप्लीकेबल if change is up to 5%. This method is applicable if change is up to 5%. अगर चेंज 5% तक के लिए दिया गया है तभी आप इस मेथड का यूज करेंगे। अब आप याद करिए, आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने क्वेश्चन कराया था जिसमें 10% का चेंज था और उसमें हमने इसी मेथड को अप्लाई करवाया था। ठीक है, तो वहां पर हमने रीजन भी बताया था कि एक्चुअल में ये मेथड 5 के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन अगर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो क्लोज नहीं है, मतलब उनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस दे दिया गया। जैसे आपको ऐसे दे दिया जाए, एक ऑप्शन दे दिया गया 5% का चेंज हुआ, दूसरे में उसने दे दिया 8% का चेंज हुआ, तीसरे में उसने दे दिया 12% का चेंज हुआ, चौथे में उसने दे दिया 20% का चेंज हुआ। तो थोड़ा सा डिफरेंस दे दिया गया ना, 5, 8, 12 एंड 20। तो इनको बहुत क्लोज तो नहीं कहेंगे। क्लोज ऑप्शंस कैसे होंगे? जैसे एक में वो देता 5%, दूसरे में दे देता 5.26%, तीसरे में वो आपको दे देता 4.98% या 4.78%, 78%, और चौथे में वो आपको दे देता कुछ यहां पर सपोज कर लिया 5 या कुछ भी आप मान लिया 6% दे दिया, 6.2% दे दिया। तो यहां पर चलिए ये थोड़ा सा दूर हो गया, मान लिया ऐसा किया जा सकता है, लेकिन 5, 5.26, 4.78 ये तो बहुत क्लोज हो गए ना। तो अगर ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं तब तो आप 10% तक अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 10% अप्लाई कर लो। ठीक है, वैसे देखा जाए तो रियल यही है कि 5% से ज्यादा के लिए अप्लाई मत करो। लेकिन कई बार होता क्या है कि डेटा थोड़ा सा, जब हम रियल मेथड जो एक्चुअल मेथड इसका रहता है उससे जब करते हैं तो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अगर हमने देख लिए कि ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं तो हम इस मेथड को अप्लाई करके आराम से समझ जाते हैं। थोड़ा सा आगे पीछे होगा तो हम समझ जाएंगे कि यही वाला आएगा। जैसे मान लिया इससे सॉल्व किया, अब मान लिया 8.5 आ गया तो हमें समझ में आ गया 8% आएगा, हमने टिक कर दिया। क्योंकि थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा तो 8 का 20 या 12 या 5 तो हो नहीं जाएगा, तो हमें समझ में आ जाता है। लेकिन एक्चुअल में हमें देखा जाए तो ये मेथड 5% के लिए ही अप्लाई करना है, उससे ज्यादा के लिए ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि अगर ऐसे ऑप्शंस दिए गए दूर दूर, ठीक है, तब तो आप अप्लाई कर लो 10% तक के लिए। लेकिन अगर ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं तब आप इसे नहीं अप्लाई कर सकते, तब तो आप 5% के लिए ही अप्लाई करो। ठीक है, तो ये सिचुएशन यहां पर है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो हम लोग यहां पर इस चीज को 5% तक के लिए रखेंगे, बाकी ऑप्शन के हिसाब से हम उसे थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं। कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है कि ये मेथड जो है ये 5% क्या 2% के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होता। एक क्वेश्चन एक बार एक एग्जाम में हीट में पूछा गया था, वो परसेंटेज का ही क्वेश्चन था। तो उस क्वेश्चन में अगर हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं, जबकि उसमें मतलब 5% से लेस के लिए चेंज दिया गया था, लेकिन इस मेथड से करो तो उसका आंसर ही नहीं आता, क्योंकि उसमें इतना स्मॉल वेरिएशंस दिए गए थे इसी टाइप से कि आप वहां पर बिल्कुल जब एग्जैक्ट मेथड लगाएंगे तभी आपका आंसर आएगा। तो इसीलिए आपको ये चीज समझाई जा रही है कि वैसे यूजुअल यही है कि 5% तक ऐसे और बाकी इससे ऊपर के लिए जो अभी हम आगे बताने जा रहे हैं। लेकिन अगर ऑप्शंस दूर दूर हैं तो हम 10% के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं तो कहो तो इस मेथड को हम 5 के लिए भी ना अप्लाई कर पाए, क्योंकि उससे कम के लिए फिर हम वैसे ही अप्लाई करेंगे जैसे रियल मेथड होता है, तभी हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो बातें समझ में आ गई ना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो हम लोगों को यूजुअल जैसे क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग करेंगे, बाकी जहां पर आएगा तो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो इस मेथड को हम रखेंगे सिर्फ 5% तक के लिए। अगर आप इसी मेथड से, जैसे अभी यहां पर क्या निकल कर आया, dp बाई p इंटू 100, यहां पर 2 आया था ना,
ठीक है, तब ये किया। तो अगर इसी को 100% के लिए अप्लाई कर दो तो यहां पर आप क्या रखोगे 100, तो 100 इंटू 2 आंसर क्या आएगा 200, जो दूसरा पार्ट है। लेकिन उसका आंसर आएगा 300, 200 उसका आंसर अगर आपने टिक कर दिया तो गलत होगा। तो इस मेथड से 200 आ रहा है। तो क्यों आ रहा है? क्योंकि ये मेथड 5% तक के लिए, और आप अप्लाई कितने परसेंट के लिए कर रहे हो 100% के लिए, इसलिए गलत आंसर देगा। तो अगर 100 है तब आप क्या करेंगे देखते हैं। तो थर्ड का जो सेकेंड वाला पार्ट है वो हम लोग करने जा रहे हैं। अगेन लिखेंगे k इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। अब इस कंडीशन में अगर 2m कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं k प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर। इसे हम लोग लिखेंगे k2 डिवाइडेड बाई k1 इज इक्वल टू p2 डिवाइडेड बाई p1 टू द होल स्क्वायर। यहां पर आपको थोड़ा सा अज्यूम करना पड़ेगा कि मान लेंगे लेट P1 इज इक्वल टू 100। देखो जब परसेंटेज में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दिया जाता है तो पहली वैल्यू को 100 मानना ज्यादा आसान रहता है और सही रहता है, ठीक है। बाकी और भी तरीके से कर सकते हैं x वगैरह मानकर, लेकिन उसमें थोड़ा लिखना पड़ जाता है। 100 में आसानी क्या होती, जैसे आपसे कह दिया गया मोमेंटम P1 100 है और उसमें हमने 20% का इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 था, 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 20, जितना था उतना ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 120। मतलब उसमें कुछ हमें सोचना नहीं। अगर आपसे कहा गया 20% का हमने डिक्रीमेंट कर दिया तो आप 100 माइनस 20 कर दो, कितना हो जाएगा 80। लेकिन कुछ और मानेंगे तो उसका परसेंटेज निकाल के उसमें जोड़ना पड़ता है, इसलिए 100 मानना आसान रहता है। जैसे यहां कहा गया आपसे कि 100% का इंक्रीमेंट किया, तो अगर हम पहली वैल्यू को P1 को 100 मान लें तो P2 100 पहले से था और 100% बढ़ा दिया, जैसे 20% बढ़ाते हैं तो 20 ऐड करते हैं, तो 100 बढ़ाएंगे तो 100 ऐड कर देंगे, तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 200। अब आप यहां पर रख दो, तो 200 डिवाइडेड बाई 100 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब यहां पर हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू K2 माइनस K1 अपान K1 इंटू 100। यहां से आ जाएगा K2 अपान K1 माइनस 1 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इंटू 100 एंड दिस इज इक्वल टू 300%, ठीक है। जबकि उस मेथड से 200 आ रहा था और यहां से क्या आ रहा है 300, तो 300% यहां पर आएगा। नोट कर लिया। जैसे इस तरह के क्वेश्चंस कुछ बुक्स में जो है परसेंटेज एरर वाले में भी दिए गए हैं, तो कुछ लोग हमसे उस समय पूछने भी आए थे, तो हमने उस समय मना किया था कि अभी रहने दो आगे बताएंगे। तो जैसे यहां हमने कहा कि इसमें इतना चेंज है तो इसमें कितना चेंज हो जाएगा, इसमें 200% का चेंज है तो 100% का, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होगा 300। यही क्वेश्चन एरर में लिखकर ऐसे दे दिया गया है कि अगर आप यहां पर 100% की एरर फाइंड करते हैं, मतलब मोमेंटम में अगर 100% की एरर है तो बताओ काइनेटिक एनर्जी में कितनी एरर हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी में एरर क्या हो जाएगी 300। एरर का मतलब ही तो चेंज ही तो है कि परसेंटेज चेंज आप निकाल रहे हैं। तो यहां पर अगर 100% की एरर है तो इसमें कितनी होगी 300% की, तो वही सेम सिचुएशन रहेगी। तो वो जो एरर का कॉन्सेप्ट वहां पर है, हमने बताया भी था कि वो कॉन्सेप्ट जो अप्लाई करते हैं वो स्मॉल वेरिएशन मतलब 5% के वेरिएशन के लिए होता है, और वहां पर नॉर्मली जो आपको क्वेश्चंस वगैरह दिए जाते हैं उसमें परसेंटेज में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है, कम परसेंटेज के ही दिए जाते हैं, तो इसीलिए आराम से कर लेते हैं। लेकिन अब यहां से हम सीख गए कि अगर कभी परसेंटेज एरर का हमें क्वेश्चन मिल जाए इस तरह का जिसमें हम 5% से ज्यादा के चेंजेस देख रहे हैं, तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज यहां पर करेंगे जो यहां पर हमने सीखा। अब यहां पर आ गया, तो ये एक्चुअल मेथड है जो आपको आना चाहिए। लेकिन अब हम लोग इसका देखने जा रहे हैं एक शॉर्टकट, और आगे पूरी फिजिक्स में लगभग हर यूनिट में कहीं ना कहीं परसेंटेज का क्वेश्चन आ जाता है। चाहे आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ रहे हो, चाहे करंट, मैग्नेटिज्म, हीट, वेव कुछ भी पढ़ रहे हैं, सब कहीं कहीं ना कहीं परसेंटेज का केस आएगा। तो जब आएगा तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे जैसे यहां पर आपको बताया गया। फिर हम कैसे करेंगे वो आप देखो। जैसे ये हमें आना चाहिए मेथड, क्योंकि कभी अगर परसेंटेज में दिया गया है और जो पूछा गया है वो परसेंटेज में नहीं पूछा गया, जैसे इसमें परसेंटेज पूछा गया था,
मान लिया आपको परसेंटेज में चेंज दे दिया गया, लेकिन उसने कह दिया इनिशियल इतना है तो फाइनल बताओ क्या होगा, तब आपको फिर ये मेथड आना चाहिए, इसीलिए ये बताया, अदरवाइज इसको हम नहीं बताते। तो इसलिए ये आना चाहिए आपको। लेकिन हमें अगर परसेंटेज में दिया गया और परसेंटेज ही पूछा गया तो हम क्या करेंगे उसको सुनो। जैसे अगर कोई आपको यहां पर फंक्शन दिया गया है a प्रोपोर्शनल टू b टू द पावर n, जैसे अभी था ना k प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर, तो ऐसे आपको दे दिया गया। तो परसेंटेज चेंज इन a, जैसे हम सेंटेंस में भी लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन a, या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 इज इक्वल टू, तो हम लिखेंगे यहां पर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n माइनस 1 इंटू 100। जो पावर यहां है वही यहां रखना है आपको। जैसे यहां 2 है तो यहां 2 रख दो, यहां 1/2 है तो यहां 1/2 रख दो, यहां -1/2 है तो -1/2 रख दो, वही पावर रखना है। और इसी का यूज करके हम लोग यहां पर परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज जैसे हमने इसे लिखने की जरूरत नहीं, पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। तो डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, तो चाहे आप ऐसे लिखो और चाहे आप इसको सेंटेंस में लिख दो। तो वहां तो हमने सेंटेंस में लिख दिया है, जो आप पीछे देखो नोट 2 छोड़े थे ना, तो उसी में लिखा हुआ है। और यहां पर हम सीधे सीधे ऐसे लिखेंगे जैसे यहां पर लिख दिया है, ठीक है। तो ऐसे लिखना ज्यादा सही रहेगा। वो तो हमने इसलिए लिख दिया कि आप पढ़ लें कि उसका मतलब क्या है। तो उसका मतलब यही रहेगा डेल्टा a अपॉन a इंटू 100। अब इसमें करना क्या है, इसमें कुछ आपको मानना नहीं पड़ता है। जैसे उसमें हमने मानना P1 इज इक्वल टू 100, तो P2 कितना होगा। यहां क्या करना है, x की सीधे सीधे वैल्यू आपको रखनी है। x क्या है, जो परसेंटेज चेंज है। जैसे अगर परसेंटेज इंक्रीमेंट है 20% का तो यहां 20 रखना है, अगर परसेंटेज डिक्रीमेंट है तो यहां पर 20% का तो 20 रखना है। मतलब जो कुछ भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जितने परसेंट का वही सीधे रखना है। इसमें कुछ हमें अज्यूम नहीं करना है कि ये इतना है तो ये इतना हो जाएगा, कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं। एक बात। दूसरी चीज, अगर इंक्रीमेंट है तो हम वैल्यू रखेंगे पॉजिटिव में, और अगर डिक्रीमेंट है तो वैल्यू रखेंगे नेगेटिव में। या इसका उल्टा, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो उसका मतलब हम समझेंगे कि इंक्रीमेंट हुआ, और नेगेटिव है तो उसका मतलब समझेंगे हम डिक्रीमेंट हुआ। तो जैसे मान लिया कहा गया कि मोमेंटम में, जैसे हमारे लिए मोमेंटम होता तो आपसे कहा जाता मोमेंटम में 20% का इंक्रीमेंट किया तो हम x बराबर रखते +20। अगर कह दिया था मोमेंटम में डिक्रीमेंट हुआ 20% का तो x की वैल्यू -20 कर देते। इसी तरह से मान लिया इसको सॉल्व किया आपने, सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू प्लस में आ गई तो हम कहेंगे ये चीज इंक्रीज की होगी, मतलब परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ। और अगर यही वैल्यू सॉल्व होकर माइनस में आ गई तो हम कहेंगे परसेंटेज डिक्रीमेंट हुआ, ठीक है। पीछे यहां पर जो नोट में था उसमें लिख भी दिया गया है सारी चीजें, तो आपने देख ही लिया होगा। हम लोग अब आ जाते हैं इसी क्वेश्चन पर, जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, जो थर्ड क्वेश्चन है। उसी क्वेश्चन को जो 300% निकाला था उसी को हम करेंगे इस फॉर्मूले से। तो आप देखो जरा थर्ड का सेकंड पार्ट, जो सेकंड पार्ट है, तो उसके लिए ये क्या है, सेकंड मेथड है, ठीक है। देखो k इज इक्वल टू क्या होता है, p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। तो हम यहां लिखेंगे k इज प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर। अब यहां हमें लिखना है डेल्टा k डिवाइडेड बाई k इंटू 100 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू 100। वही देखो हमने फॉर्मूला लिख दिया यहां पर। अब एक मिनट रुकेंगे, देखेंगे जरा यहां पर। जैसे हमें यहां पर ये लिखना था, ठीक है। पहले 2m की वैल्यू कांस्टेंट है, तो जब 2m कांस्टेंट है तो उसे हमने छोड़ दिया यहां पर, और यहां लिख दिया k प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर। अब डेल्टा k अपान k इंटू 100 इज इक्वल टू 1 प्लस x, मतलब x इसमें चेंज होगा, डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 2 माइनस 1। इसमें तो कोई चेंज लिखना नहीं है, तो हमेशा ऐसे ही लिखना है, बस पावर आपको मैच करा लेनी। यहाँ 2 है तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। अब उसने क्या कहा, मोमेंटम में 100% का इंक्रीमेंट किया गया, तो आप x की जगह क्या रखेंगे, 100। 100 अपॉन 100 1, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 और इंटू 300, ठीक है। तो वही चीज आ गई ना, जो अभी पीछे हमने देखा 300, वही यहां से डायरेक्टली 300 आ गया, और इसमें कुछ आपको अज्यूम भी नहीं करना पड़ा। तो इसीलिए हम इसी मेथड का यूज करेंगे हर जगह पर परसेंटेज निकालने के लिए। अब लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर 1 प्लस 100 अपॉन 100 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 300%, ठीक है। परसेंटेज में यहां पर प्लस आया है तो इसका मतलब इंक्रीमेंट होगा, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी बाय 300%।
नेक्स्ट ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडीज इंक्रीज बाय 100%, इट्स मोमेंटम विल इंक्रीज बाय। अब की उल्टा पूछ दिया गया, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट और मोमेंटम में आपसे पूछा गया परसेंटेज इंक्रीमेंट क्या होगा। कितना? 41.4, 41.4% यहां पर आ जाएगा, या सिंपली 41 भी बोल सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है √2 की वैल्यू आप क्या रखें। तो जैसे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो उसमें हमसे क्या कहा गया है, मोमेंटम में क्या चेंज आएगा, तो हम P लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K टू द पावर 1/2। वैसे 2m ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो हम लिखेंगे P, तो ये स्क्वायर हटेगा तो इधर पावर हो जाएगी 1/2। तो फिर से हमें यही लिखना है, डेल्टा P और यहां पर हो गया अपान P इंटू 100 इज इक्वल टू 1 प्लस x अपान 100, बस पावर अब की बार हो जाएगी 1/2 माइनस 1 इंटू 100। अब अगेन देखो, जैसे इसमें कहा गया 100, तो 100/100 हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर रूट 1.414, माइनस 1 करेंगे 0.414 इंटू 100 कर देंगे 41.4%, वही आंसर हो जाएगा। फोर्टी 1.4%। नेक्स्ट ट्राई करें, क्या आएगा, 36% आ जाएगा। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इफ मोमेंटम इज डिक्रीज्ड बाय 20%। सब एक ही तरह से हैं। अब की बार वहां पर उसने डिक्रीमेंट का क्वेश्चन दे दिया कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इफ मोमेंटम इज डिक्रीज्ड बाय 20%। तो फिर से वही काइनेटिक एनर्जी में पूछा गया, तो यहां पर लिखेंगे के और यहां लिखेंगे पी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये आ जाएगा डेल्टा के डिवाइडेड बाई के, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपान 100 टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू 100। 1 प्लस, अब यहां पर डिक्रीमेंट है तो हम प्लस नहीं, क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि x की वैल्यू 20% आपको रखनी है। k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर, मोमेंटम में दिया गया ना, मोमेंटम इज डिक्रीज्ड बाय, तो मोमेंटम में डिक्रीमेंट है तो हम x की वैल्यू रखेंगे -20, तो ये हो जाएगा -20 अपान 100 टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, ये सॉल्व करते हैं हम लोग। 5 हो जाएगा यहाँ पर 1/5, तो 4 डिवाइडेड बाई 5, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस में आएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये 9 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, सॉल्व करने पर तो कितना आ जाएगा, -36%। तो माइनस साइन का मतलब क्या है, डिक्रीमेंट। तो ऑप्शन में नॉर्मली माइनस नहीं दिया जाता, आपको क्या दिया जाएगा वहां पर, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो हम इसका मतलब क्या कहेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीजेस बाय 36%। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस बाय 36%। नेक्स्ट का क्या आएगा, इसी का उल्टा दे दिया गया। ठीक है, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम इफ काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीज्ड बाय 36%। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी में 36% का डिक्रीमेंट और मोमेंटम में पूछा गया, तो फिर से आप वही काम करेंगे, P प्रोपोर्शनल टू K टू द पावर 1/2। जिसमें चेंज निकालना है उसको लेफ्ट में, जिसमें दिया गया है उसको आपको राइट में रखना है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा डेल्टा P अपान P इंटू 100, 1 प्लस, बाकी सब कुछ वही रहेगा, बस यहाँ जो पार है वो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ 1/2, तो यहाँ 1/2 आपको लगाना है। ठीक है, तो इसमें अगेन आपको दिया गया है 36% का डिक्रीमेंट, तो x की वैल्यू रखेंगे 36 डिवाइडेड बाई 100, पावर हो जाएगी 1/2 माइनस 1।
अब ये आ जाएगा यहां पर 100 माइनस 36, दैट मीन्स 64। तो ये आएगा 64 डिवाइडेड बाई 100 पावर 1/2 माइनस 1 इंटू 100। 64 अपॉन 100 जो है इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 8/10 आ जाएगा। तो यहां आ जाएगा 8/10 माइनस 1 इंटू 100, तो ये -20 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं मोमेंटम दैट इज P डिक्रीजेस बाय 20%। क्वेश्चन नंबर 7, a cell of mass 20 kilogram at rest explodes into two fragments whose masses are in the ratio 2:3। जैसे इसमें जो सेल दिया गया है वो एक्सप्लोड करता है, रेस्ट की कंडीशन में है, मतलब इनिशियल मोमेंटम उसका क्या हो गया 0, और एक्सप्लोड करेगा तो एक्सप्लोजन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो इंटरनल फोर्स होगा, एक्सटर्नल नहीं, ठीक है। मास रेशियो दिया गया है 2:3। द स्मॉलर फ्रेगमेंट मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लार्जर फ्रेगमेंट, मतलब बड़े वाले पार्ट की काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी। तो इसमें एक बात पहले हम लोग समझ लें, जो मास है उसे हम लोग कैसे इंडिविजुअली m1 m2 कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मास रेशियो से इंडिविजुअल मास कैसे निकाले जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत जगह पर अलग अलग तरह से यूज होता है। जैसे हम मास का रेशियो है, कहीं लेंथ का रेशियो दे दिया, कहीं चार्ज का रेशियो दे दिया, कुछ भी आपको दिया जा सकता है। तो हम रेशियो का मेथड बता रहे हैं। जैसे इसमें आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में मास रेशियो इज इक्वल टू 2:3, 2:3 दिया गया ना, 2:3, और टोटल मास दिया गया है 20। टोटल मास आपको दिया गया है 20 किलोग्राम। तो जैसे आप ये जो 2 है इसके करस्पॉन्डिंग आप मान लो m1 और इसके करस्पॉन्डिंग आप मान लेंगे m2, ठीक है। मतलब हम m1 और m2 की वैल्यूज निकालने जा रहे हैं, ठीक है, कि m1 क्या होगा और m2 क्या होगा। तो जैसे आपको m1 निकालना है, टोटल मास उसका क्या है, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग माना गया। तो m1 के करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या है 2। जैसे ऐसे उल्टा एरो बना देते हैं ऐसे ऊपर की तरफ, कि जो m1 m2 आपको निकालने हैं तो m1 के करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या है 2। तो यहां पर हम रखेंगे 2 और नीचे पूरे रेशियो जो दिए गए हैं उनका सम रखेंगे और इनटू जो टोटल आता है वो रखते हैं, ठीक। जैसे 2 डिवाइडेड बाई 2 + 3 इंटू 20। अब इसे आप सॉल्व कर लो तो ये 5 होगा, 20/5 4 आ जाएगा, 4 इंटू 2 8 आ जाएगा, ये 8 किलोग्राम हो गया। ऐसे ही अगर आप m2 देखें तो m2 में बस क्या करना है, m2 का रेशियो क्या है 3, बाकी सब सेम रहेगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 + 3 इंटू 20। तो अगेन ये आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब 12 को और 8 को ऐड करो, कितना आएगा 20। तो वही चीज आ गई ना। तो इसका मतलब यही मास रेशियो के हिसाब से ये मासेस होंगे। अब जैसे इसे निकालने के लिए हम लोग एक और भी तरीके से इसे निकाल सकते हैं, बता हम वो भी देते हैं, लेकिन मेन आप याद उसी को रखो। जैसे आप ये भी कर सकते हैं कि m1 को हम मान लें 2m, जैसे रेशियो 2:3 दिया गया, तो हमने आपको क्या बताया था कि अगर कहीं पर, जैसे एक क्वेश्चन हम आपको करा रहे थे 1D में, तो वहीं पर पहली बार बताया था कि रेशियो, उसमें एक ट्रेन वाला क्वेश्चन था जिसमें टाइम रेशियो 1:8:1 दिया गया था। तो उसमें आपको बताया था कि t 8t और t आप ऐसे मान सकते हैं, किसी भी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मास है तो m से मल्टीप्लाई कर देंगे, m2 की वैल्यू क्या हो गई 3m। अब आपको टोटल मास दे रखा है उसने m1 + m2 = 20। तो एक तरह से दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5m = 20। तो m की वैल्यू क्या आ गई 4। अब इसलिए हम लोग कह सकते हैं m1 होगा 2m, तो 2 इंटू 4 8, m2 हो जाएगा 3m, 3 इंटू 4 दैट इज 12, ठीक है। तो m1 m2 आ गए 8 एंड 12 वही आ गया। लेकिन वो सही ज्यादा नहीं, इसलिए नहीं सही है, आंसर तो आ गया, लेकिन ये मेथड ज्यादा सही। जैसे इसमें आप देखो, अगर हमें m1 निकालना है तो हम डायरेक्ट m1 ही बस निकालेंगे, m2 से हमें कोई लेना देना यहां पर नहीं। इसमें क्या है, दोनों को इन्वॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, दोनों को इन्वॉल्व करके चलना पड़ता है। तो हम लोग ये मेथड रखें, क्योंकि जैसे आगे मान लिया हम लोग वेव पढ़ रहे हैं या कहीं पर भी लेंथ का रेशियो उसने दे दिया कि L1 L2 और L3 का रेशियो है 1 3 एंड 5 का। अब हमें जरूरत सिर्फ L2 की है,
तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। L2 लिखना है तो हम L2 के करस्पॉन्डिंग रेशियो लिखेंगे ऊपर, नीचे इनका एडिशन लिख देंगे 1 + 3 + 5 और जो टोटल लेंथ दी जाएगी वो रख देंगे और ये हमें L2 मिल जाएगा। L1 और L3 से हमें कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो ये जो मेथड है ये ज्यादा सही है, इसीलिए इसे आप फॉलो करें, ठीक है। अब ये तो यहाँ पर मास हमने देख लिया निकालना। हमसे यहाँ पर कहा क्या गया है कि स्मॉलर जो पार्ट है उसकी स्पीड आपको दी गई है और लार्जर वाले की काइनेटिक एनर्जी बतानी। तो आप देखो इनिशियली सिस्टम रेस्ट में था, P इनिशियल 0 एंड जो F एक्सटर्नल है वो भी क्या है 0। तो इसका मतलब यहां पर हुआ देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहां पर जैसे M1 M2 लिया गया है तो हम लिख सकते हैं M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1। वो तो आप चाहे जैसे लिखो जैसी जरूरत है। जैसे आप जो सिंबल्स बनाए वहां MV लिखा था हमने, कैपिटल M और स्मॉल, यहाँ 2 और 1 है तो हम 2 और 1 लिख रहे हैं। तो हमें V2 चाहिए क्योंकि हमें लार्जर वाले की काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M1 अपान M2 इंटू V1। M1 की वैल्यू है 8, ये है 12 और V1 की वैल्यू क्या है 6। तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। एंड देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी सेकेंड की हाफ M2 इंटू V2 स्क्वायर, दैट इज हाफ M2 का मतलब हो गया यहां पर 12 और V2 स्क्वायर का मतलब हो गया 16। ठीक है, कितना आ जाएगा 96 जूल। एक क्वेश्चन और करना है, क्वेश्चन नंबर 8। A stationary bomb explodes into two parts of masses 3 kg and 1 kg. The total kinetic energy of the two parts after explosion is 2400 joule. Find the kinetic energy of smaller part. मतलब वैसे ही है, थोड़ा सा अलग तरह से क्वेश्चन दिया गया। जैसे इसमें भी एक स्टेशनरी बॉम्ब है और 2 पार्ट में एक्सप्लोड कर रहा है, उसमें भी एक स्टेशनरी था और 2 पार्ट में एक्सप्लोड कर रहा था। तो अगर 2 पार्ट एक्सप्लोजन है विद दीज कंडीशंस, ठीक है, ये कंडीशंस भी वहां पर होनी चाहिए। ये नहीं कि 2 पार्ट में एक्सप्लोड किया तो आपने इसको उठा के लगा दिया। ये ध्यान रखना, कई लोग ये गलती करते हैं कि 2 पार्ट में एक्सप्लोजन हुआ तुरंत उठा के इसको लगा देते हैं। लेकिन हमने क्या बताया कि 2 पार्ट में एक्सप्लोजन है, इसको आप लगा सकते हैं, लेकिन ये कंडीशंस होंगी तब। अगर ये कंडीशंस नहीं तब ये नहीं लगेगा। तब क्या होगा वो हम लोग आगे क्वेश्चंस में देखेंगे, ठीक है। तो 2 पार्ट एक्सप्लोजन बट दीज कंडीशंस, ठीक है, विद दीज कंडीशंस। तो हम लोग यहां पर देखते हैं जो 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर के क्वेश्चन में आपको 2 मास दिए गए हैं 3 किलोग्राम एंड 1 किलोग्राम। तो जैसे हम किसी को भी मान ले छोटे वाले को M1 मान ले रहे हैं, बड़े वाले को M2, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। M1 इज इक्वल टू 1 kg और M2 इज इक्वल टू 3 kg। अब उसने आपसे कहा है यहां पर कि स्मॉलर वाले पार्ट की काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी है, स्मॉलर वाले की, ठीक है। तो स्मॉलर का मतलब M1 की, तो इसका मतलब हम K1 को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है, यही हमसे पूछा गया है। इसकी एनर्जी को हम K2 मान लेते हैं। K2 हमें नहीं चाहिए तो K2 मान लिया बस, लेकिन चाहिए नहीं हमें, K1 निकालना। अगर हम इसको 1 मान लेते तो हम K2 निकालते, तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जो स्मॉलर है उसकी काइनेटिक एनर्जी बस फाइंड करनी। आपको क्वेश्चन में दिया क्या गया है, गिवन K1 प्लस K2 इज इक्वल टू 2400, यही दिया गया ना आपको, K1 प्लस K2। तो आप यहां पर, ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गए, हमें K1 निकालना है तो हमें K2 और K1 के बीच एक रिलेशन और मिल जाए तो हम यहां पर सॉल्व कर लेंगे। तो अब दूसरी रिलेशन कहां से मिलेगी, हम लोग देखते हैं। इस रिलेशन का यूज करके K इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2M। ये चीज यहां पर क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि अगेन 2 बॉडी एक्सप्लोजन है तो पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम रहेगा वो कंजर्व रहेगा। या फिर हम कह सकते हैं कि जो दोनों पार्ट होंगे उसका M1 V1 M2 V2 के बराबर होगा, मतलब दोनों के मोमेंटम कांस्टेंट रहेंगे। तो K P स्क्वायर अपॉन 2M होगा, ये कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। इट इंप्लाइज दैट K2 डिवाइडेड बाई K1 इज इक्वल टू M1 डिवाइडेड बाई M2। M1 है 1 और M2 है 3, तो इसका मतलब जो K2 की वैल्यू है वो आ गई K1 डिवाइडेड बाई 3। पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट में आप रख दो। तो K1 प्लस K1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2400। ये आ जाएगा 4K1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2400। तो K1 आ जाएगा 2400 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, कितना आ जाएगा 1800 जूल। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसका। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 8 का।
A radioactive nucleus of mass number A initially in rest emits an alpha particle with speed v. The recoil speed of the daughter nucleus is. तो जैसे ये क्वेश्चन कुछ बुक्स में जो है न्यूक्लियर फिजिक्स में दिया गया, बट इसमें न्यूक्लियर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगना है। जस्ट यहाँ पर कोलिजन में ये जो है हम लोगों ने मोमेंटम में जो वो गन बुलेट वाला केस पढ़ा था उसी के बेसिस पर ये हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर बस एक बात आपको बतानी है, इसी के लिए क्वेश्चन दिया गया कि जैसे कोई भी न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर ए के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या हुई कि इसमें से एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहा है, ठीक है। इसमें से एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गया, तो जो अल्फा पार्टिकल यहां पर निकलेगा, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, क्या होता है? अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम या न्यूक्लियस ऑफ हीलियम? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम नहीं होता है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। दोनों में अंतर। क्वेश्चन नीट में पूछा गया, ठीक है। नीट में पूछा गया था, बहुत लोग महारथी लोग गलत करके आए थे। पूछा गया था कि जो अल्फा पार्टिकल है, मतलब हीलियम का जो न्यूक्लियस है, तो अल्फा पार्टिकल में पूछा गया था कि वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो यहां पर अल्फा पार्टिकल का मतलब है दैट इज न्यूक्लियस ऑफ 2He4, ठीक है। अब जब अल्फा पार्टिकल की उसने बात की है तो वो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं, तो उसमें एक ऑप्शन ये भी था 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। क्योंकि अगर हम बात करें 2He4 की तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे 2 प्रोटॉन होंगे एंड 4 - 2 2 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम न्यूक्लियस की बात करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन थोड़े होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बाहर रहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि इसमें सिर्फ क्या लिखना था, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं रहेंगे, न्यूक्लियस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। तो उसमें कई लोगों ने गलत किया। तो यहां पर अल्फा पार्टिकल निकलता है, तो अल्फा पार्टिकल चूंकि न्यूक्लियस का हीलियम होता है तो इसका जो मास नंबर रहेगा वो 4 ही रहेगा, क्योंकि एटम में जो मास मेनली होता है वो किसका होता है, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास अप्रॉक्स पर रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, ऐसे प्रोटॉन का मास 10⁻⁻27, जबकि इलेक्ट्रॉन का -31 होता है। तो वो ऐड नहीं हो पाते हैं, मतलब एक तरह से उसको इग्नोर करना पड़ता है। तो इसलिए जो भी यहाँ पर मेन मास होता है वो किसका होता है, प्रोटॉन का रहता है। तो प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मतलब मास नंबर के बराबर। तो हम लोग जब यहाँ पर रखेंगे मास, तो मास की जगह पर हमें बस मास नंबर रखना है। जैसे ये जो अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद, जैसे ये अल्फा पार्टिकल इसमें से निकला, तो इसके निकलने के बाद ये जो बचता है इसी को हम लोग बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये जो यहां पर बचा है इसका मास नंबर, चूंकि ये निकल गया तो इसका जो मास है वो क्या होगा, 4। वही मास नंबर जो रहेगा वही उसका मास रहेगा। तो इसका जो मास नंबर हो जाएगा उसे अगर हम कैपिटल एम मान लें तो वो क्या हो जाएगा, A-4। पहले क्या था, A, 4 बाहर निकल गया तो A-4। वेलोसिटी की बात करें तो इसकी वेलोसिटी को हम इधर कैपिटल भी अगर मान लें तो इसकी वेलोसिटी को हम इधर स्मॉल भी मान लेंगे। तो बिल्कुल वैसे केस बन गया ना, जैसे बुलेट और गन का था कि एक गन से एक बुलेट को फायर किया गया, तो बुलेट आगे गई और गन पीछे की साइड में वेलोसिटी बात मिलती है उसको किक बैक कंडीशन। तो हम लोग यहाँ पर वही फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, mv इज इक्वल टू m इंटू वी। तो कैपिटल M की जगह रखेंगे A-4, ये हो गया V, और स्मॉल m हो गया 4 इंटू वी। ये इंप्लाई करेगा कैपिटल V इज इक्वल टू 4V डिवाइडेड बाय A-4। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 है। ये तीनों क्वेश्चंस यहाँ पर एक ही जैसे हैं बिल्कुल, ठीक है, बस अननोन चेंज कर दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर जो 10 नंबर का क्वेश्चन है इसे पहले समझते हैं और इसे पूरे प्रोसीजर से समझेंगे, फिर हम इसका एक शॉर्टकट आपको बता देंगे, क्योंकि इसी तरह के नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा ये यहाँ पर है, इससे पहले भी पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। और जो ये क्वेश्चन हमने कराया था क्वेश्चन नंबर 10, तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आपके यहाँ नीट 2022 में पूछा गया था, बस डेटा चेंज था। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं,
A bomb of mass 8 kilogram initially at rest explodes into 3 parts having mass ratio 1, 1 and 3. The 2 lighter parts fly off at right angle. उसने कहा दो जो इसमें 1, 1 है मतलब सेम मास वाले वो परपेंडिकुलर एक दूसरे के मूव करते हैं with a speed of 15 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द हेवियर पार्ट. आपके यहां जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था, सिमिलर नीट 2022 में. ठीक है, अब उस क्वेश्चन में क्या था वो हम आपको डेटा बता देते हैं. जैसे यहां पर ये जो टोटल मास 8 केजी दिया गया, इसका कोई रोल नहीं रहेगा. ठीक है, मतलब ये दिया ना होता तब भी हमारा काम चल जाता, हम आंसर निकाल लेते. तो उसमें ये टोटल मास नहीं दिया गया था. रेशियो जो 1:1:3 है, 1:1:3, तो ये नहीं दिया गया था, ये यहां दिया गया है. तो आपके यहां जो दिया गया था नीट में, उसमें 2:2:1 रेशियो था. इसमें जो स्पीड दी गई है 15 मीटर पर सेकेंड, इन दोनों के लिए स्पीड 15 दी गई है. ठीक है, दोनों के लिए जो परपेंडिकुलर मूव करते हैं. आपके यहां जो दिया गया था उसमें v दिया गया था. ठीक है, बस इतना अंतर था. तो क्वेश्चन तो वैसे ही था, पूरा सिमिलर क्वेश्चन था. उसमें भी यही कहा गया था कि ये जो दो इक्वल मास वाले पार्ट है ये दोनों परपेंडिकुलर फ्लाई करते हैं, तो ये जो बचा हुआ है लाइटर वाला, इसकी स्पीड बतानी थी. ठीक है, इसमें क्या है यहाँ पर कि दो ये जो लाइटर वाले हैं ये परपेंडिकुलर मूव करते हैं, जो बचा हुआ उसकी स्पीड बताएं. सब कुछ एकदम सिमिलर था. तो जो हम फार्मूला आपको अभी शॉर्ट ट्रिक लिखवाएंगे, तो शॉर्ट ट्रिक से ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं. लेकिन हम जब अभी यहां पर बताने वाले हैं 10 नंबर का क्वेश्चन, तो पूरे प्रोसीजर से आपको बताएंगे पहले कि एक्चुअल उसका प्रोसीजर क्या है. इसलिए बताएंगे क्योंकि जैसे बाई चांस यही क्वेश्चन उसने दिया आपको, तो ऐसे ही तो तमाम बार पूछा गया. अभी 2022 में फिर पूछा गया. मान लिया उसने थोड़ा सा चेंज करना चाहा और उस यहां पर ये जो v है जैसे इसमें दिया गया है, तो उसे ऐसे ना देकर उसका वेक्टर फॉर्म उसने पूछ लिया आपसे. ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म अगर पूछेगा तब आप कैसे निकालोगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी. फिर वो फार्मूले से, शॉर्ट ट्रिक से नहीं निकलेगा, शॉर्ट ट्रिक से सिर्फ मैग्नीट्यूड निकलेगा. तो वेक्टर फॉर्म कैसे निकालेंगे, और वेक्टर फॉर्म एक बार निकल आई तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालना है वो हमें पता है पहले से. तो हम लोग पहले पूरा प्रोसीजर सीख लेते हैं, देन हम लोग वो शॉर्ट ट्रिक सीख लेंगे. तो बाकी के जो दो क्वेश्चन है आगे के, वो शॉर्ट ट्रिक से करेंगे हम लोग. ठीक है, तो जैसे इसमें जो मास रेशियो दिया गया है वो 1:1:3 दिया गया है. ठीक है, मास रेशियो क्या दिया गया है यहां पर, 1:1:3. ठीक है, तो हम लोग इसे मान क्या लेंगे, ऐसे m, m एंड 3m. आपको याद होगा हमने इसके मास को निकालना भी आपको सिखाया था, लास्ट टर्न पे ही सिखाया था आपको कि अगर रेशियो दिया गया तो आप m1, m2, m3 आप कैसे निकालेंगे. लेकिन यहां पर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, हमें पहले से पता है तो हम नहीं निकलवा रहे हैं. लेकिन अगर आपको नहीं भी पता होता, तो अगर आपको लास्ट में जरूरत पड़ती तो आपको निकालने का तरीका पता है. हालांकि यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी. ठीक है, इसके बाद यहां पर यह भी पॉइंट हम बता चुके हैं कि अगर रेशियो आपको दिया गया है और आपको वहां पर लिखना है इस तरह से अलग अलग, तो किसी भी एक कॉमन नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, जैसे यहां पर हमने m से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, तो ये m और 3m हो गया. ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग. अब उसने कहा क्या है कि यहां पर जो दो हैं वो परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं. तो ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि वो x और y एक्सिस में जा रहे हैं, लेकिन हम यहां पर इमेजिन कर सकते हैं कि वो x और y में जा रहे हैं. जैसे हमें वेक्टर फॉर्म आपको समझाना है, तो हम वेक्टर फॉर्म के लिए x और y एक्सिस मान ले रहे हैं कि एक जो पार्टिकल m मास का है और ये दूसरा m मास का है. ये इधर जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से x में, और ये इधर जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड से y. तो परपेंडिकुलर हो गए, यही उसने कहा भी है परपेंडिकुलर. तो अब आपको यहां पर देखना है कि जो तीसरा वाला है, मतलब जो 3m मास है, वो कितनी वेलोसिटी से जाएगा. 3m वाला, और इसकी वेलोसिटी आपको बतानी है. ठीक है, तो इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिख लें क्योंकि हमें तो पता नहीं है किधर जाएगा. ये z एक्सिस मत मान लेना. अच्छा, ये z में जा सकता है कि नहीं, मतलब कोई पॉसिबिलिटी है जाने की, जा सकता है कि नहीं, बस इतना. परपेंडिकुलर होना क्यों हो नहीं सकता है, जब ब्लास्ट ही हो रहा है तो किधर भी जा सकता है. जैसे दो परपेंडिकुलर चले गए तो एक जेड में जाएगा, हम जेड में जा रहे हैं, तो जा सकता है कि नहीं, हम ये चीज सिर्फ जानना चाह रहे हैं तुमसे. मतलब जाएगा नहीं जाए वो अलग बात है, लेकिन जाने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं. जा सकता है ना. अब समझ नहीं पा रहे हैं कि हम रिलेट कैसे करें कि जा सकता है कि नहीं. आपको यहां पर क्या सोचना है कि जाने के लिए यहां पर आप सिचुएशन देखो क्या है. यहां पर स्टार्टिंग में वो रेस्ट में था,
तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0 है। अगर इनिशियल मोमेंटम यहाँ 0 है, साथ में जब एक्सप्लोजन होता है तो होता है ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्स तो लगते नहीं, तो इंटरनल फोर्सेस के कारण होगा, मतलब एफ एक्सटर्नल क्या है, 0। ठीक है, तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया, इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो फाइनल मोमेंटम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब फाइनल मोमेंटम 0 होने के लिए आप ये सोचो कि अगर ये जेड में जाएगा तो क्या इन तीनों का रिजल्टेंट 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि आपको बताया गया था कि अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर जेड में जाएगा तो नॉन कोप्लेनर हो जाएंगे ना, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स को अगर आप ऐड करते हैं तो उसको रिजल्टेंट, उसके रिजल्टेंट को 0 करने के लिए आपको कम से कम कितने वेक्टर्स चाहिए, याद कुछ नहीं है, 5 2 4 चाहिए। अब पीछे से एकदम झाड़ू लगाते हुए आ रहे हैं, सफाई करते हुए कि कुछ भी बचना नहीं चाहिए पीछे, ऐसा तो कुछ नहीं है, कभी कभी रिवाइज करते हो ना, कुछ याद तो नहीं, हमको याद नहीं रहना चाहिए, ठीक, सब साफ हो चुका है कि नहीं पीछे सब कुछ बताया गया तुमको, ये सारी चीजें वेक्टर में आपको सिखा दी गई, ठीक है। अभी यूट्यूब पे चल रहा है, लेकिन उस पर कैसे पढ़ लेंगे, ठीक है, उस पर पढ़ लेंगे तो नुकसान नहीं कर जाएगा हमको, नहीं आ रहा है तो पढ़ लो, ठीक है, आ रहा है तो अच्छी बात है, घर पे बैठ के रिवाइज कर लो, नहीं अपने आप रिवाइज कर पाते तो जिसमें क्लास चलती है उस समय आके पढ़ लो, लेकिन पढ़ना नहीं। उसमें आपको लास्ट में क्वेश्चंस कराए गए थे, तो लास्ट में यही सारे क्वेश्चंस थे कि अगर इक्वल मैग्नीट्यूड है तो क्या होगा, अनइक्वल मैग्नीट्यूड है तो क्या होगा, कोप्लेनर है तो क्या होगा, नॉन कोप्लेनर है तो क्या होगा। तो यहां पर जो भी चीजें हैं, पीछे की चीजें याद रखो, तो उसी के इसीलिए तो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करेंगे, होगा कि नहीं होगा। तो अगर ये यहां पर जेड एक्सिस में जाएगा तो नॉन कोप्लेनर वेक्टर हो जाएंगे, इन तीनों का सम होना चाहिए 0 अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, और अगर नॉन कोप्लेनर है तो 3 वेक्टर्स अगर है तो उनका सम 0 हो ही नहीं सकता, उसके लिए 4 चाहिए, इसका मतलब ये कोप्लेनर ही रहेगा, ठीक है। और कोप्लेनर का मतलब ये एक्स वाई प्लेन में ही जाएगा, कैसे भी जाए, लेकिन ये जेड में नहीं जा सकता, ये उसी प्लेन में रहेगा जिसमें ये दोनों है, ये एक्स वाई प्लेन में है तो ये एक्स वाई प्लेन में रहेगा, बस इधर चला जाएगा, ठीक है। जैसे बोर्ड का प्लेन है तो बोर्ड के ही प्लेन में एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, ठीक है, ये आउट ऑफ प्लेन नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहां पर अगर 3 वेक्टर्स हैं, वो भले ही वहां पर कैसे भी हो, चाहे वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हो चाहे अनइक्वल के हो, 3 अगर वेक्टर्स हैं तो वो कोप्लेनर है, तो उनका रिजल्टेंट आप 0 कर सकते हैं। जैसे इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, जितना इनका आएगा उसके अपोजिट इसको भेज दो, क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहां पर हमने दिखा दिया V। अब यहां पर क्या कंडीशन क्या है कि जो इनिशियल यहां पर है एज P इनिशियल इज इक्वल टू 0, क्योंकि बॉम्ब रेस्ट में रखा हुआ था, एंड F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, और F एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है, 0। सो यहां से रिजल्ट क्या निकला कि जो P फाइनल होगा वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, जो फाइनल मोमेंटम है वो 0 होगा। अब फाइनल मोमेंटम कितना है, देखो एक्स वाले को अगर आपको लिखना है तो मास इंटू वेलोसिटी लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे 15 m, और यहां पर आई कैप, ठीक है, एक्स में है, और वाई एक्सिस में जो जा रहा है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, मास इंटू वेलोसिटी 15 m और इंटू जे कैप लिखेंगे, और प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 3m इंटू वी, तो यहां पर आ जाएगा 3m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, क्योंकि इसके लिए हमें नहीं पता है डायरेक्शन तो उसको हमने v वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब आप यहां से देखें तो 3mv की वैल्यू हो जाएगी -15m आई कैप -15m जे कैप। तो देखो ये m जो आपने अलग से मल्टीप्लाई किया था वो तो कैंसिल ही हो गया, 3 से पूरे को डिवाइड कर देंगे अगर आप, तो v की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी -5 आई कैप -5 जे कैप, ठीक है, ये आ जाएगा यहां पर भी, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। लेकिन आपसे पूछा गया है इसका मैग्नीट्यूड, तो जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा v का वो क्या हो जाएगा √5², तो -5 है, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस में ही रहेगा, ठीक है, तो 25 हो जाएगा। तो यहां पर ये तो सब हम लोग को वेक्टर से पता ही है, 25 एंड 25, तो ये क्या आ जाएगा 25 रूट, सॉरी 5, 25 5 5√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 25 बाहर जाएगा 5 हो जाएगा, और अंदर बचेगा 1 + 1 2, दैट इज 5√2 मीटर पर सेकेंड। तो आप इसको नोट कर लें, ये सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा यहां पर।
तो ये कैसी कॉपी ली हो? दिल्ली क्या लिखा है, ये कहाँ का है? परिवहन क्या क्या बता रहा? एक ढंग की कॉपी भी नहीं ले सकते हैं। हमको तो कोई फ्री में दे ना दे, ये तो हम ना लिखें इस पे। हमसे काम करने के लिए, न्यूमेरिकल साफ सुथरे लगाने के लिए अच्छी एक ढंग की कॉपी तो ले ही सकते हो ना। 700 रुपए का जो है रिचार्ज करा लेंगे। आप तो महंगा हो गया ना। 719 रुपए का 2 GB, उसमें काम नहीं चलता है तो अलग से कराना पड़ता है 121 रुपए का 12 GB। हमारे पास कमी नहीं पड़ती, हमारे पास वाईफाई लगा है। पासवर्ड बता दो इनको, तब तुम दिन भर यहीं बैठे रहोगे फिर। हाँ आओगे, नहीं पढ़ोगे तो है ही है, वो आओगे यहाँ पे फिर जितनी मूवी डाउनलोड करनी वो लगा दोगे, वो अपना होते ही रहेंगे आराम से। तुम पढ़ते रहो, कंसंट्रेट होगे। अभी ये हजरतगंज में फ्री वाईफाई चलता है कि नहीं? पहले चलता था, अब नहीं चलता है, बंद हो गया। वो अखिलेश जब थे तब प्रोवाइड कराया गया था, अखिलेश शायद थे। हाँ तब लड़के वहां जीएमओ से आते थे, यहाँ बेचारे इतनी दूर से चल के आते थे यहाँ मूवी डाउनलोड करने। कितनी मेहनत करते थे बेचारे। शाम को आते थे सब, बैठ एक एक पिलर पकड़ के बैठ जाते थे। वही पिलर जो बने हुए थे ना, उसी पे लगा हुआ था, वहीं पे बैठ जाते थे चारों तरफ। डाउनलोड हो रहा है, पढ़ाई चल रही है इस पे। नोट किया? आज ही की डेट में नोट कर लो। यहाँ पे हो गया। अब देखो इसमें एक मेन पॉइंट है जो अभी तक आपको हमने नहीं बताया था, वो है एंगल निकालना। एंगल निकालना तो आपको पता है, जैसे अगर यहाँ दोनों जगह प्लस लगाओ तो आपको पता है, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस लगा, या यहाँ प्लस यहाँ माइनस, या यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो आपको नहीं पता। ये हमने वेक्टर में आपको नहीं बताया था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर वो चीज आपको बता रहे हैं, क्योंकि वहां पर सारी चीजें बता दी थी, ये मुझे पता था आगे आना ही है, तो जहां आएगा वहां पर आपको समझा देंगे। तो अब यहाँ पर ये पॉइंट भी समझ लो, कहीं आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप क्या करेंगे, कि यहाँ पर एंगल कैसे आप कैलकुलेट करेंगे ये देखना है। तो जो हम बताने जा रहे हैं उसको अलग से नोट करके लिख लेना। ये तो पूरा हो गया, केस से तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन में हम एंगल कैसे कैलकुलेट कर, हालांकि यहाँ नहीं पूछा गया लेकिन हम लोगों को आना चाहिए ये चीज। जैसे यहाँ पर है v इज इक्वल टू -5i कैप एंड -5j कैप। तो जैसे हम लोगों को ये चीज पता है कि जब हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं, y एक्सिस ये x एक्सिस, तो इस वाले क्वाड्रेंट में x और y दोनों प्लस में होते हैं, होता है ना, ये x प्लस और ये y प्लस, तो ये दोनों प्लस में रहते हैं। इस वाले केस में देखो तो ये माइनस हो जाएगा और y प्लस में रहेगा, तो यहां रहेगा माइनस एंड प्लस रहता है। इस वाले में दोनों माइनस रहेंगे, दोनों ही माइनस यहां पर रहेंगे, और इस वाले में x प्लस में रहेगा और y माइनस में रहेगा, ठीक। ये बात अगर आपको पता है, जो कि पता ही है, तो फिर आपको यहां पर एंगल बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको करना क्या है कि जैसे ये लिखा हुआ है v इज इक्वल टू -5i -5j कैप, ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, जैसे लिखते हैं tan थीटा x एक्सिस से विद x एक्सिस, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू, हम यहां पर जैसे x यहां पर लिख देते हैं विद x एक्सिस, विद x एक्सिस, ठीक है। तो यहां पे जो विद x एक्सिस एंगल हम लोग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू x कंपोनेंट को हम नीचे रखेंगे, ठीक है 5, लेकिन हम मैग्नीट्यूड सिर्फ रखेंगे, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है आपको, यहां पर ध्यान रखेंगे, और जो बचेगा उसका मैग्नीट्यूड ऊपर, कॉन्सेप्ट वही है सब कुछ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिग्री, ठीक है 45 डिग्री। तो यहां पर आपको जो भी रखना है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है, मैग्नीट्यूड, ये जो हमने रखा है और ये जो रखा है, ठीक है, ये दोनों क्या है मैग्नीट्यूड से, मतलब x का जो था वो मैग्नीट्यूड रखा। आप सोचेंगे अगर हम साइन भी रख देते तो भी क्या फर्क पड़ता, यही आ जाता, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता और क्या आ जाता, प्लस में ही आ जाता, लेकिन यहां तो आ जाता, लेकिन जब प्लस माइनस वाली कंडीशन होती तो फंस जाते आप। तो इसलिए
हम लोग यहाँ पर ऐसे करें। देखो ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट हैं नहीं। मैथ वालों को तो बहुत सारी चीजें मैथमेटिकल पढ़ाई जाती है, रोज वो वही काम करते तो उनको याद हो जाता है। हम लोगों को जो एंगल की बात करें तो 0 से लेकर वही 0, 30, 45, 60 और 90 मुश्किल से याद रहता है, ठीक है। कई लोगों को तो वो भी नहीं याद रहता है, तो यही एंगल याद रखना प्रॉब्लम। अभी आगे का हम आपको बता दें कि वो भी रट डालो जिसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है। मतलब जैसे आप देखो कि आप कितने क्वेश्चंस करते हैं, आपको कहीं 120, 135 की जरूरत नहीं पड़ती ना, बहुत रेयरली कहीं आ जाता है, तो इसलिए वो याद नहीं रहता। तो इसलिए हम आपको ये तरीका बता रहे हैं, इससे आप आसानी से एंगल बता देंगे, इधर का ही यूज करते। जैसे हमें पता है 1 तो मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी 45। अब आप यहां पर क्या करेंगे कि ये दोनों माइनस में थे, तो अगर दोनों माइनस में है तो हम इस क्वाड्रेंट में रहेंगे, तो इसका मतलब हमें जो ये बनाना है 45 डिग्री वो इस क्वाड्रेंट में बनाना है, और एक्स एक्सिस से हम क्या दिखा देंगे 45। समझ गए ना बात समझ गए ना कि अगर आपने देखा यहां दोनों माइनस हैं तो ये जो वेक्टर बनेगा वो किधर बनेगा, इसी वाले क्वाड्रेंट में माइनस माइनस वाले में बनेगा, और ये जो एंगल निकला है वो यहां से 45 डिग्री नहीं है, इस वाली एक्सिस से 45 डिग्री आपने निकाला। बात समझ गए। अब अगर ये एंगल आपको पता चल गया, फिर वो कहीं से भी पूछे, जैसे वो कहे माइनस वाई से बताओ कितना होगा, अगेन 45। अगर उसने कहा प्लस वाई से क्या होगा तो 90 प्लस 45। अगर उसने कहा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज बताओ, सॉरी क्लॉकवाइज, तो ये 135 हो जाएगा। इधर से कहेगा तो 180 प्लस 45। मतलब सब कहीं से आप निकाल लेंगे ना, तो बस आपका मेन पॉइंट जो था वो ये निकालना था, ये आपने निकाल लिया। एक एग्जाम्पल हम और बता देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यहां पर इसी तरह से दे दिया जाता, और आपको ये जो वैल्यू है मान लेते हैं कुछ और वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको वाई वी दिया जाता √3 आई कैप, ठीक है, प्लस में, और यहां दिया जाता माइनस जे कैप, ऐसे। अब आपको ये दिखाना था, इसको हम कुछ सिंबल भी बदल देते हैं, ये वी नॉट मान लिया हो गया। तो अब अगर हम विद एक्स एक्सिस देखेंगे, विद एक्स एक्सिस, ठीक है, तो हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट को नीचे √3 और y को ऊपर। हम माइनस नहीं रखें, देखो अभी माइनस रख दोगे फंस जाओगे। -1/√3 कितने की वैल्यू होती है आप नहीं जान पाओगे, ठीक है, या तो आपको याद होना चाहिए। तो यहां पर हमने 1 रखा मैग्नीट्यूड। अब ये हमें पता है थीटा की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री, तो ये जो 30 डिग्री निकल कर आया है वो एक्स एक्सिस से है। अब यहां क्या है प्लस माइनस, तो इस क्वाड्रेंट में आएंगे ना, ठीक है, चौथे में, तो हम यहां से ये वी नॉट दिखा देंगे हम लोग, और ये एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, बात क्लियर। और ये चीज आपको जैसे लग सकता है कि यहां पर क्या ये वाकई सही है या गलत है, या जैसे दिमाग में हो सकता है एंटर ना कर रहा हो भी कि ऐसे ही होगा या कुछ और भी हो सकता है, तो यही होगा। जैसे आप यहां देखो, यहां पर ये दोनों अगर इस तरह से जा रहे हैं तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा, और इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स जो होते हैं उनका रिजल्टेंट उनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है। मतलब ये 45 डिग्री पर आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा। तो अगर हम बात करें कि इनका रिजल्टेंट, चूंकि P फाइनल 0 होना है, तो P फाइनल 0 होने के लिए इसका जो मोमेंटम है, मतलब मैग्नीट्यूड, वो तो जो हमने निकाला वो है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होना चाहिए वो जस्ट इस रिजल्टेंट के अपोजिट होना चाहिए। तो अगर ये 45 है तो ये क्या होना चाहिए 45। तो यहां से आपको प्रैक्टिकली भी समझ में आ रहा है 45 होना चाहिए, और यहां से न्यूमेरिकली भी आपको समझ में आ गया कि 45 आ रहा है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसको जल्दी से ऐसे ही नोट में लिख लेते हैं, और ये आपके वेक्टर में भी अगर आ गया ऐसा कोई पॉइंट तो वहां पर भी आप यूज कर सकते हैं, और यहां तो आप यूज कर ही रहे हैं। हालांकि इसमें भी नहीं पूछा गया था बट हमने बता दिया ये पॉइंट। नोट कर लेना। अब देखो यहां पर हम लोग समझते हैं इसी का शॉर्टकट, तो जो भी इस तरह का क्वेश्चन होगा वो उसी शॉर्टकट से आप लोग कर सकते हैं। ये प्रोसीजर तब आपको अप्लाई करना है जब वो वेक्टर फॉर्म में पूछेगा या वो डायरेक्शन पूछ देगा आपसे, तब आपको ये काम करना है। लेकिन अगर उसने सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा तो हम ये क्यों करें फालतू में, इससे बहुत इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। तो आप बस समझ लो यहां पर कि जैसे मान लिया एक मास है m1 और एक मास है m2, कोई भी मास
किसी मतलब जरूरी नहीं कि दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हो, डिफर भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर v1 वेलोसिटी से इधर जा रहा है और ये v2 वेलोसिटी से इस साइड में जा रहा है, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर। बट ये कॉन्सेप्ट जो भी रहता है उसमें दो परपेंडिकुलर रहने चाहिए, तभी आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी एंगल पर आ गया तब आप ट्रिक अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तब आपको ये प्रोसीजर ही काम करेगा, ठीक है, क्योंकि प्रोसीजर में हम लोग वेक्टर फॉर्म लेकर चलते हैं। तो जैसे अगर इधर का है तो भी हम वेक्टर फॉर्म लिख लेते हैं, और अगर मान लो यहां पर इस डायरेक्शन में जा रहा होता तो भी तो हम वेक्टर फॉर्म लिख लेते। ये तो सब हम आपको बता ही चुके हैं ना वेक्टर में, हालांकि तुमको याद नहीं वो अलग बात है, लेकिन हम बता सब चुके हैं। जैसे आप याद करो कि एक में ऐसे बताया गया था ना, डिस्प्लेसमेंट इधर होता है तो उसका हम कैसे लिखते हैं, 30 डिग्री पर होता है तो कंपोनेंट करके हम उसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो सब कुछ पीछे बताया जा चुका है। तो हम लोग यहाँ पर नॉर्मली ये हम शॉर्ट ट्रिक हमने इसलिए बताई थी क्योंकि हमने देखा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया थ्री बॉडी एक्सप्लोजन का, तो उसमें दो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन ही पूछी जाती है। तो हमने यहां पर दोनों को ऐसे दिखा दिया और एक शॉर्ट ट्रिक बना ली। अब वो ट्रिक क्या है कि जैसे अगर P इनिशियल 0 है और F एक्सटर्नल भी 0 है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया गया, तो यहां पर जो P फाइनल है वो क्या होना चाहिए, 0। और आपको एक क्वेश्चन में और बताया गया था, जिसमें एक क्वेश्चन हमने आपको कराया था कि 30 न्यूटन, 60 न्यूटन और P न्यूटन, ये तीन वेक्टर्स हैं, यानी तीन फोर्स जो कि इक्विलिब्रियम में है, तो वहां P की वैल्यू बतानी थी, जबकि 30 और 60 के बीच का एंगल 60 डिग्री दिया गया था। तो आपको वहां पर हमने समझाया था कि जब तीन या चार फोर्स इक्विलिब्रियम में होते हैं तो किसी भी एक का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बाकी के मैग्नीट्यूड का, बाकी के जो रिजल्टेंट होंगे उनके इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो वही कंडीशन यहां पर, अगर फाइनल आपको 0 करना है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, जैसे इसको हमने P1 कह दिया, इसको हमने क्या कह दिया, P2, तो ये जो तीसरा है जिसको हमने M3 कह दिया और V3 है, तो इसका जो यहां पर मोमेंटम है वो मोमेंटम कितना है, मान लिया P3। तो हमें समझ में आ गया यहां पर कि जो P3 होगा ये इन दोनों के रिजल्टेंट के इक्वल होगा, डायरेक्शन वाइज तो अपोजिट होगा, बाकी मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल। तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होता है, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, ठीक। तो P3 इज इक्वल टू रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर हो गया। तो अब यहां पर हम P3 की जगह रख सकते हैं M3V3, और यहां पर लिख सकते हैं P1 की जगह पर M1V1 टू द होल स्क्वायर, और इसकी जगह पर M2V2 टू द होल स्क्वायर, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये फार्मूला हम लोग शॉर्ट ट्रिक में यूज कर सकते हैं आराम से, अगर ऐसी सिचुएशन दी गई है तो, मतलब जैसी यहां बताएगी वैसी सिचुएशन होनी चाहिए कि दो परपेंडिकुलर और एक किसी और डायरेक्शन में, तब आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने ऐसे गंदा गंदा इसलिए लिखा है क्योंकि उसमें लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है, पीछे देख लो, ठीक है, जहां पर दो नोट्स थे तो एक नोट हमने बताया था ना परसेंटेज वाला, एक नोट छोड़ दिया था हमने, तो ये वही नोट है। तो उसमें बस हमने P1 P2 P3 नहीं लिखा था, उसमें डायरेक्ट यही लिख दिया गया कि ये मोमेंटम हो गया जो M3V3 है वो इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होगा, ठीक है। चलिए अब जो दोनों क्वेश्चंस हैं यहां पर जल्दी से उनका आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 11 का और 12 का सॉल्व करेंगे इसे। An explosion breaks a rock into three parts. Two parts go off at right angles to each other. These are 1 kilogram first part moving with a velocity of 12 meter per second, and 2 kilogram second part moving with a velocity of 8 meter per second. If the third part flies off with a velocity of 4, its mass would be. इसका मास आपको बताना है, क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। जस्ट आपको वही काम करना है, बस कोई डायग्राम वायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। M3V3 is equal to root M1V1 to the whole square plus M2V2 to the whole square। ये आपको याद रखना है कि ये जो दोनों है ये वो वाले हैं जो परपेंडिकुलर जा रहे हैं, ठीक है। तो M3 की वैल्यू आपको निकालनी है और उसका V3 आपको दिया गया है 4, मतलब वो 4 मीटर पर सेकेंड से मूव करता है, ठीक है। जो यहां पर रूट के अंदर है तो M1 जो पहला है 1 किलोग्राम वो 12 से जा रहा है, तो 1 इंटू 12 टू द होल स्क्वायर, प्लस जो दूसरा है वो है 2 किलोग्राम वो 8 से जा रहा है, 2 इंटू 8 टू द होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4M3 इज इक्वल टू, ये आ गया 144 प्लस 256 आ जाएगा ना ये, तो ये आ जाएगा कितना, रूट 400, दैट इज इक्वल टू 20। तो M3 की वैल्यू आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 5 किलोग्राम। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12. A cell at rest at the origin explodes into three fragments of masses 1 kilogram, 2 kilogram, and m kilogram. The 1 kilogram and 2 kilogram pieces fly off with speed of 5 meter per second along x-axis, 6 meter per second along y-axis respectively. If the m kilogram piece fly off with a speed of 6.5, then the total mass of the cell must be. 12 का फोर्थ. और कोई? फर्स्ट. इसमें दो ही आंसर आते हैं, या तो फर्स्ट आएगा या फोर्थ आएगा. अब ये डिसाइड करना है क्या सही. यहां पर फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, फर्स्ट नहीं. निकाला तो आपने फर्स्ट ही होगा, तो आएगा तो फर्स्ट ही सॉल्व होने के बाद m की वैल्यू. लेकिन उसने लास्ट में पूछा क्या है? द टोटल मास. तो टोटल मास का मतलब हो गया कि जो पहले वाले मास है वो भी आपको ऐड करने 1 और 2, और प्लस यहां पर m और ऐड करना है. ठीक है, तो वो टोटल हो जाएगा 5. तो यहां हम लोग m3 की वैल्यू निकालने वाले हैं, जिसको m दिया गया है, और ये स्पीड दी गई है 6.5 रूट m1v1 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 और 6 दिया गया है. ठीक है, तो 1 इंटू 5 और 2 इंटू 6, 6.5 m is equal to 25 plus 144, 169, that is equal to 13. तो जो m की वैल्यू है वो आ जाएगी 13 डिवाइडेड बाई 6.5, that is 2, and therefore total mass आ जाएगा 1 plus 2 and plus 2, that is 5 kg, फोर्थ ऑप्शन. ठीक है, 5 किलोग्राम आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13. अ सेल इज फायर्ड फ्रॉम अ कैनन with a velocity v meter per second at an angle theta with the horizontal direction. At the highest point in its path, it explodes into two pieces of equal mass. One of the piece retraces its path to the cannon and the speed in meter per second of the other piece immediately after the explosion is. देखो यहाँ पर क्या कहा गया कि एक कैनन मतलब वही जो तोप वगैरह इसको बोलते हैं, तो उससे एक सेल को फायर किया गया है. तो पहली कंडीशन में उसने क्या कहा है कि एक सेल को फायर किया गया कितनी स्पीड से? v से, एट एन एंगल थीटा. मतलब ये सिचुएशन कुछ उसने दी है यहाँ पर. ठीक है, कि ये हो गया v और ये हो गया एंगल थीटा, यहां से फायर किया गया. अब जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है, इसका मास क्या है? m. तो हाईएस्ट पॉइंट पर जब पहुंचेगा तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? v cos थीटा. v cos थीटा होगी ना. ये क्वेश्चन ही पूछ दिया गया था इस बार नीट में 2022 में. कितना आसान क्वेश्चन था. मतलब यहाँ पर एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया था v स्पीड से, उसने पूछा था कि हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी स्पीड क्या होगी? v cos थीटा. मतलब ये क्वेश्चन नहीं था, बस इतना ही क्वेश्चन था कि हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड क्या होगी, दैट इज v cos थीटा. तो m और यहां पर ये है स्पीड v cos थीटा. तो ये है बिफोर एक्सप्लोजन. ये एक्सप्लोजन से पहले की सिचुएशन आपको दिखाई गई. अब यहां पर जब एक्सप्लोजन होगा तब क्या होगा? एक्सप्लोजन होता है तो ये दो पार्ट में यहां पर ब्रेक हो जाता है, m/2 एंड m/2. उसने क्या कहा कि एक पार्ट जो है वो रिट्रेस करता है अपने पाथ को. अब याद करो, रिट्रेस की कंडीशन प्रोजेक्टाइल मोशन में बताई गई थी कि अगर हम स्पीड वही रखें लेकिन हम उसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो वो वापस अपनी कंडीशन में पहुंच जाएगा, मतलब अपने पाथ को रिट्रेस करेगा. तो अगर हम बात करें यहां पर, तो ये जैसे स्पीड इसकी v cos थीटा थी, ठीक है, एक्सप्लोजन से पहले. तो एक्सप्लोजन के बाद अगर एक पार्ट को रिट्रेस करना है तो इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? v cos थीटा या v/2 cos थीटा? v/2, v cos थीटा ही होगी ना. स्पीड थोड़े अलग आधी हो जाएगी, क्योंकि स्पीड जब जैसे ये दोनों पार्टिकल यहां पर थे, ठीक है, मतलब इसी के साथ मतलब कंबाइंड थे ना, तो दोनों पार्ट की स्पीड यही थी ना v cos थीटा. जैसे आप बस में बैठते हैं तो बस में पूरी बस की जो स्पीड है सारे पैसेंजर्स की जो है और एक पैसेंजर की, सबकी बराबर ही तो होगी. तो यहां पर इसकी स्पीड जो है वो वही है v cos थीटा,
और अगर अलग अलग हो जाएंगे तो भी हम यही मानेंगे कि एक्सप्लोजन से पहले ये वाला जो पार्ट था उसकी स्पीड क्या थी, v cos थीटा। तो अगर रिट्रेस करना है तो इसकी स्पीड को v cos थीटा ही होना होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो ये दूसरा पार्ट है उसकी स्पीड क्या होगी ये हमें निकालना है, ठीक है। तो ये हमें यहां पर सॉल्व करना है, जिसको हमने v नॉट अज्यूम कर लिया। अब देखो यहां पर जैसे इसकी डायरेक्शन इधर है, उस साइड में है डायरेक्शन, उसकी हमें पता भी नहीं है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, जब मोमेंटम को हम ऐड करते हैं, कहीं पर भी देखते हैं मोमेंटम की बात करते हैं, तो हम वेक्टर को अपने माइंड में रखेंगे, क्योंकि मोमेंटम कैसी क्वांटिटी, वेक्टर, तो वेक्टर के हिसाब से ही चलना रहता है। तो जब लीनियर कंडीशन होती है, जैसे स्ट्रेट लाइन कंडीशन, तो स्ट्रेट लाइन कंडीशन में हम लोग नॉर्मली वेक्टर नहीं इन्वॉल्व करते हैं, मतलब आई जे ये सब नहीं लिखते हैं, जस्ट हम प्लस माइनस से काम चला लेते हैं। कोलिजन जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसमें भी यही होगा, ज्यादातर केसेस वन डायमेंशनल कोलिजन के होते हैं। तो वन डायमेंशनल का जो कोलिजन है उसमें हम आई जे के ना लिखकर सीधे वेक्टर वो जो है प्लस माइनस से काम चलाते हैं। जैसे हम मोशन इन 1D पढ़ते हैं तो उसमें वेलोसिटी पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, सारी क्वांटिटीज कैसी हैं, सोच लो, खूब सोच के बताना, वेक्टर क्वांटिटी है और क्या है। तो जब सारी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो वहां पर हम आई जे और के लेकर तो नहीं चल रहे थे। हम लोग वहां क्या करते हैं कि अगर वो उसी डायरेक्शन में है तो हम प्लस लेते हैं, अपोजिट हो जाता है तो माइनस ले लेते हैं, ठीक है। तो हम वही काम यहां पर करेंगे। तो अगर आप वेक्टर इन्वॉल्व करोगे तो फालतू में कॉम्प्लिकेटेड ही लगेगा आपको, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया। अब जो ये कंडीशन है ये आफ्टर एक्सप्लोजन की है, आफ्टर एक्सप्लोजन, ये बिफोर एक्सप्लोजन हो गया ये वाला, और ये हो गया आफ्टर एक्सप्लोजन। हमें पता है जो एक्सप्लोजन हुआ होगा वो हुआ होगा ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। एक्सप्लोजन में हम एक्सटर्नल फोर्स को नहीं मानते, एक्सप्लोजन मानते हैं ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। और अगर इंटरनल फोर्सेस के कारण एक्सप्लोजन है तो जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन और जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, मतलब तुरंत, बाद में तो कुछ भी हो सकता है, बाद में तो जैसे नीचे चला जाएगा इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है बाद में, क्या कंडीशन है, क्योंकि यहां पर जब ये ऐसे मूव करेगा तो अंडर ग्रेविटी का भी तो फोर्स लगेगा, तो उसके कारण तो मोमेंटम चेंज ही होना है। लेकिन हमें जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर की कंडीशन देखनी। तो जस्ट बिफोर भी ये हाईएस्ट पॉइंट पर था और जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन भी हाईएस्ट पॉइंट पर है। तो जब भी हम ये देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो जस्ट जो एक्सप्लोजन होता है उससे पहले और उसके बाद में, तो उससे जस्ट पहले और जस्ट बाद में दोनों जगह मोमेंटम क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, कंजर्व रहेगा। क्योंकि जो एक्सप्लोजन के कारण हुआ होगा एक्सप्लोजन, तो वो हुआ होगा इंटरनल फोर्सेस के कारण, और इंटरनल फोर्स मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन जो मोमेंटम होगा वही जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो पहले आप इतना लिख लो यहां पर, फिर मैं एक सेंटेंस लिखवा देता हूं, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं। लिख लिया, नोट कर लिया, लिखेंगे इसमें, एक्सप्लोजन इज ड्यू टू, एक्सप्लोजन इज ड्यू टू, is due to internal forces, explosion is due to internal forces, so momentum will remain conserved, so momentum will remain conserved before explosion and after explosion. Momentum will remain conserved, और ये जो हमने आगे बोला है इसको ब्रैकेट में कर लेना, ठीक है। बिफोर एक्सप्लोजन एंड आफ्टर एक्सप्लोजन, मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व, ब्रैकेट में लिख लेंगे बिफोर एक्सप्लोजन एंड आफ्टर एक्सप्लोजन, ठीक है। मतलब जैसे लिखा दिया गया कंजर्व तो उसका मतलब तो हो ही गया कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लेकिन ये मैंने अलग से ऐसे बोल दिया ये चीज कि आपको याद रहेगा कि हाँ बिफोर एक्सप्लोजन एंड आफ्टर एक्सप्लोजन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मोमेंटम है इसको हम लोग यहाँ पर बस इसी से आंसर आ जाएगा आपका। पी जो रखेंगे हम लोग, ये पी इनिशियल या पी बिफोर एक्सप्लोजन लिख सकते हैं, एंड दिस इज पी जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। तो बिफोर एक्सप्लोजन जरा देखो आप, यहां पर क्या है मोमेंटम, एम वी कॉस थीटा, ठीक है। और आफ्टर एक्सप्लोजन इसका हो जाएगा माइनस में, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा,
तो ये हो जाएगा माइनस m बाई टू वी कॉस थीटा, और इसका हो जाएगा प्लस में, दैट इज m बाई टू एंड वी नॉट। ठीक है, ये जो m है वो कैंसिल हो जाएगा, और 2 से पूरे को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2v cos थीटा इज इक्वल टू माइनस वी कॉस थीटा एंड प्लस वी नॉट। तो यहां से वी नॉट की वैल्यू क्या आ गई, वी नॉट इज इक्वल टू 3v cos थीटा। थ्री वी कॉस थीटा। नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। Three particles A, B and C of equal masses are moving with the same speed v along the medians of an equilateral triangle. Collide at the centroid of the triangle. After collision, A comes to rest, B retraces its path, and with speed v, the speed of C after the collision will be. तो ये जो क्वेश्चन है इसे हम लोग कॉन्सेप्ट के बेसिस पर निकालेंगे, क्योंकि अगर आप इसे कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कैलकुलेशन। तो ये बहुत इजी तरीके से आ जाएगा क्वेश्चन। सबसे पहले तो यहाँ पर एक बात समझ लो, जैसे मीडियंस है, सेंट्रॉइड इसमें कहा गया, तो इसकी जरूरत आपको आगे भी पड़ेगी, तो आप यहाँ पर समझ लें कि इसका मतलब क्या है। जैसे आप देखो, ये हो गया ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, पार्टिकल तीनों के मास सेम है m, तीनों के मास यहां पर सेम हो। अब ये जो यहां पर है, ये मीडियंस का मतलब होता है कि आप यहां पर सामने की साइड का मिड पॉइंट लें, यहां पर भी सामने की साइड का मिड पॉइंट और यहां पर भी। ठीक है, और इसे आप मिड पॉइंट से ऐसे मिला दो, ये बराबर रहेंगे। ठीक है, ये इसके बराबर रहेगा और ये साइड इसके बराबर रहेगी। तो इन सभी को ऐसे आप यहां पर मिला दो मिड पॉइंट से। तो ये जो ये सेंटर है, मतलब जहां पर ये तीनों कट करते हैं, इसी पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड एक तरह से सेंटर ऑफ मास होता है इस ट्रायंगल का। तो अगर हम ऐसी कोई प्लेट ले लें या ऐसी कोई हम ट्रायंगल बना लें किसी रॉड का, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां होगा, उसके सेंट्रॉइड पर। ये कोई जरूरी नहीं कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, चाहे जैसा भी ट्रायंगल हो। जैसे अगर आप ऐसे ट्रायंगल बना लो यहां पर, ठीक है, इस तरह से यहां पर कोई ट्रायंगल है, तो ये इक्विलैटरल तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर यहां सेंट्रॉइड निकालना है तो भी आप यही करेंगे, इसके सेंटर से मिला दो, इसके सेंटर से मिला दो और इसके सेंटर से मिला दो, फिर जहां ये कट करेगा यही इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, यही सेंट्रॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रॉइड ये याद रखना, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट आगे फिर आपको पड़ेगी। तो सेंट्रॉइड का, और ये जो यहाँ पर लाइंस ड्रॉ की गई है मिड पॉइंट से मिलाने वाली, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मीडियंस बोल देते हैं। अब क्वेश्चन में उसने क्या कहा कि ये जो पार्टिकल है स्टार्टिंग में, ये भी इसी मीडियन के अलोंग मूव करता है v स्पीड से, ये भी ऐसे मूव करेगा v स्पीड से, और ये भी इसी तरह से ऐसे मूव करेगा v स्पीड से। ठीक है, तीनों। तो ये आकर यहां पर सेंटर पर कोलाइड करते हैं। कोलिजन के बाद क्या होता है कि जो ये A वाला है, A, ये आ जाता है रेस्ट में, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो ये तो 0 मोमेंटम हो गया इसका। ये जो यहां पर B है, ये अपने पाथ को रिट्रेस करता है, मतलब ये रिटर्न चला जाता है, और उसी स्पीड से, जिस स्पीड से आया था वैसे ही वापस जाएगा। तो उसने आपसे पूछा है कि ये जो C आएगा यहां पर, ये C कहां पर जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर देखें, जो इस पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम है वो क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, 0। इनिशियल ये है ना, ठीक है, तो इनिशियल अगर आप देखो, तो अगर आप उसे अलग से ऑब्जर्व करो, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बिल्कुल सिमेट्रिकल सिचुएशन होगी ना। तो ये m और ये v, ये भी यहां पर क्या है, m और v, और ये भी यहां पर वही कंडीशन है, m और v। ठीक है, तो इस तरह से सभी के मोमेंटम क्या है, सेम है। और ये जो एंगल्स यहां पर हैं, ये एंगल्स यहां पर क्या है, 120 डिग्री, 120 डिग्री एंड 120 डिग्री। ठीक है, तो ये अगर पूरा आप देखेंगे तो आपको मैच करेगा वहां वेक्टर से।
तो वेक्टर में जैसे हम लोगों ने देखा था, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इसे हम कह सकते हैं इसका जो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा 0। वेक्टर में आपको बताया गया था ना कि अगर कॉन्करेंट फोर्सेस हैं तो एक ही जगह पर मिल रहे हैं या ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो अगर दो कॉन्सिक्यूटिव सभी का मैग्नीट्यूड सेम हो, कोप्लेनर हो, तो यहां पर अगर किन्हीं भी दो कॉन्सिक्यूटिव के बीच का एंगल 2π/n है, ठीक है, मतलब इनके बीच का भी, इनके बीच का भी और इनके बीच का भी, सभी के बीच का, मतलब कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव लेंगे उनके बीच का एंगल 2π/n है, तो उस कंडीशन में उसका जो रिजल्टेंट होता है वो 0 होता है। तो वही कंडीशन यहां पर है, रिजल्टेंट क्या रहेगा 0, पी इनिशियल की वैल्यू 0 के बराबर, ठीक है। तो अगर इनिशियल मोमेंटम 0 है, अब जब कोलिजन होगा तो कोई आपने तो फोर्स लगाया नहीं, वो तो जा रहे थे और जाकर दोनों बॉडीज या तीनों बॉडीज कोलाइड कर गई, तो जो भी फोर्स होगा वो इंटरनल होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं P initial is equal to 0 and F external is equal to 0. So P final क्या होगा, अगेन 0 हो जाएगा। जब एक्सटर्नल फोर्स 0 है, P इनिशियल 0 है, तो P फाइनल भी 0 ही रहेगा। अब P फाइनल को 0 करने के लिए आप सोचो क्या करोगे आप। जैसे ये तो पहले से 0 हो गया, ये m इंटू वी से इधर जा रहा है, तो फिर जो C वाला होगा उसका मास तो m है, तो उसकी स्पीड इसी के अपोजिट आप कर देंगे, ठीक है, मतलब स्पीड वही रखेंगे v, बस डायरेक्शन इसकी चेंज कर देंगे। तो अब अगर हम C वाले पार्ट की बात करें तो वो अगर इस B वाले के अपोजिट जाएगा, जैसे इधर जा रहा है ये उसके अपोजिट जा रहा है, तो फिर हम लोग यहां पर क्या कहेंगे, इसका मास और वेलोसिटी मोमेंटम mv, इसका मास और वेलोसिटी मोमेंटम mv, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब यहां पर हुआ देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ C is equal to v and opposite to the direction of P after collision, डायरेक्शन ऑफ P आफ्टर कोलिजन। नोट कर लेंगे। नोट कर लिया आपने? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अ वैगन weighing 1000 kilogram is moving with a velocity 50 kilometer per hour on smooth horizontal rails. A mass of 250 kilogram is dropped into it. The velocity with which it moves now. ठीक है, तो एक वैगन है, वैगन मतलब वैगनार, ठीक है, मतलब उसी से लेते हैं ना, जैसे फोर व्हीलर को बोलते हैं, उसी से वो बनाया भी गया। तो वैगन वेइंग 1000 किलोग्राम इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। अब जैसे यहां पर एक कोई भी फोर व्हीलर है, उसकी आपको स्पीड दे दी गई है, और कितनी स्पीड है, 50 किलोमीटर पर आवर। जैसे यहां पर ऐसे दिखाते हैं, इसकी स्पीड क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर, और जो इसका मास है वो कितना है, 1000 किलोग्राम। ठीक, फिर उसने क्या कहा यहां पर कि इसी में एक मास को ड्रॉप किया गया है 250 किलोग्राम का, ठीक है, तो इसकी स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी। तो अगर हम ड्रॉप कर देंगे कोई भी चीज, तो इस पर एक तरह से लोडिंग हो गई, लोडिंग के कारण इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। अब आप देखें क्या होता है, मान लिया इसकी स्पीड हो गई v, तो इसका जो मास है वो तो 1000 किलोग्राम था, वो है, लेकिन आपने इसके ऊपर एक वेट यहां पर और गिरा दिया, और वो कितना है,
250 किलोग्राम का। तो अब इस कंडीशन में हुआ क्या, जब आप वेट इसके ऊपर डालेंगे तो एक तरह से डाउनवर्ड एक वेट जनरेट होगा, मतलब एक फोर्स आ जाएगा, ठीक है। और उस फोर्स के कारण अगर कोई मोमेंटम में चेंज होना होगा तो वो चेंज होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। यही बात आपको समझना है कि यहां पर जैसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा। लेकिन इसे और थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि यहां पर फोर्स तो लग रहा है तो हम डायरेक्शन वाइज भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखो तो यहां पर 250 किलोग्राम का फोर्स लग रहा है, मतलब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो उतना वेट हो गया ना, तो उतना फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर कोई चेंज होना होगा तो न्यूटन लॉ में क्या कहा गया था कि जिधर फोर्स लगाते हैं उधर ही चेंज इन मोमेंटम होता है, ये बताया गया था ना आपको। तो जिधर फोर्स लगाएंगे उधर ही चेंज इन मोमेंटम होगा। तो अगर फोर्स डाउनवर्ड लगा तो अगर कोई मोमेंटम में चेंज होना होगा तो इसी डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल में तो नहीं होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं लगा, ठीक है। तो हमें ये पता है कि ये तो रोड पर है तो यहां पर कोई वर्टिकल में तो कोई चेंज आपको दिखेगा नहीं, वो एक्शन रिएक्शन सब बैलेंस हो जाएगा। तो एक तरह से वर्टिकल में हमें कोई बात नहीं करनी, हमें देखना है जहां ये हॉरिजॉन्टल में रहा तो हॉरिजॉन्टल में क्या हुआ। तो हॉरिजॉन्टल में तो कोई फोर्स लगा नहीं, जो भी लगा वो वर्टिकल में लगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स नहीं है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और उसी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम कैलकुलेट कर लेंगे v की वैल्यू। लिखेंगे एक लाइन, डायग्राम बना लो चाहो तो। लिखेंगे एज देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, लिखेंगे पहले, अभी कंप्लीट कर लेना बाद में। एज देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, नो नेट एक्सटर्नल फोर्स in horizontal direction, in horizontal direction, in horizontal direction, therefore momentum will remain conserved, momentum will remain conserved in horizontal direction, momentum will remain conserved in horizontal direction। इसलिए मोमेंटम जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा। दैट मीन्स यहां पर क्या हो जाएगा, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। P इनिशियल क्या है, मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, 1000 इंटू 50 हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। और बाद में क्या है, बाद में मास कितना हो गया 1000 प्लस 250, ये ऐड कर दिया हमने, और इंटू वेलोसिटी क्या हो गई v के बराबर। तो जो v आ जाएगा यहां पर यानी कि 1000 इंटू 50, फोर्टी आ जाएगा। तो 40 किलोमीटर पर, देखो हमने इसमें चेंज नहीं किया था यूनिट क्योंकि जरूरत नहीं थी। आप इधर mv लिखेंगे इधर mv लिखेंगे तो मास की यूनिट को कैंसिल कर देगा, तो जो यूनिट आप यहां रखेंगे वेलोसिटी की वही यूनिट आपको यहां पर मिल जाएगी। तो v होगा 50, यहां पर ये जो है 50 किलोमीटर पर आवर में, तो v आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। A body of mass 50 kilogram is projected vertically upward with velocity 100 meter per second. 5 seconds after this body breaks into 20 kilogram and 30 kilogram. If 20 kilogram piece travels upward with 150 meter per second, then the velocity of other block will be. तो 50 किलोग्राम का एक है मास और उससे ऊपर की तरफ फेंका गया है, 5 सेकंड के बाद वो एक्सप्लोड कर जाता है। डायग्राम से देखते हैं क्या कंडीशन है। जैसे यहां पर हमने इसे फेंका ऊपर की तरफ, मास कितना दिया गया 50 किलोग्राम, ठीक है, और स्पीड क्या रखी है 100 मीटर पर सेकेंड, 100 ही दिया गया ना, 50 किलोग्राम एंड 100 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकंड के बाद एक्सप्लोजन हुआ तो 5 सेकंड के बाद ये यहां तो होगा नहीं, कहां होगा, यहां पर कहीं होगा। तो मान लिया यहां से यहां तक का जो टाइम है वो 5 सेकंड का है, t इज इक्वल टू 5 सेकंड,
और 5 सेकंड के बाद यहां पर एक्सप्लोजन हुआ। ठीक है, तो एक ये आ गया 20 किलोग्राम और एक है ये 30 किलोग्राम। और इसकी स्पीड जो 20 किलोग्राम वाले की स्पीड है वो यहां पर क्या दी गई है, 150 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में, 150 मीटर पर सेकेंड। तो आपको इस 30 किलोग्राम वाले की स्पीड बतानी, इसकी स्पीड को हमने मान लिया यहां पर, कुछ भी मान लेते हैं वी नॉट। ठीक है, तो अब ये जो वी नॉट है ये या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इधर या इधर नहीं जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स तो लगेगा नहीं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम पहले से ही जीरो है, तो यहां पर भी जीरो रहेगा, हॉरिजॉन्टल में कोई मोमेंटम आएगा नहीं। अगर ये किसी एंगल पर चला जाए या इस डायरेक्शन में चला जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहां पर हॉरिजॉन्टल में कोई मोमेंटम नहीं है, कोई वेलोसिटी नहीं दिख रही है आपको, इसलिए यहां पर भी कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में भी आपको समझाया गया था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी तरह का कोई फोर्स एक्ट नहीं करता, इसलिए हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी मोमेंटम सब कंजर्व रहते हैं, वहां प्रोजेक्टाइल में भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगी, वेलोसिटी भी। अब ये वेलोसिटी हम क्यों निकाल रहे हैं, जैसे हमको यहां पर ये लगने लगता है कि बिफोर ये एक्सप्लोजन ये कंडीशन है, आफ्टर एक्सप्लोजन ये है, तो आफ्टर एक्सप्लोजन जो मोमेंटम होगा वो इस बिफोर एक्सप्लोजन के बराबर होगा। लेकिन आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया था, जस्ट बिफोर लिया जाता है, मतलब यहां एक्सप्लोजन हुआ तो इस एक्सप्लोजन से जस्ट पहले इसकी स्पीड क्या है और जस्ट बाद में क्या है, तो जो मोमेंटम कंजर्व रहेगा वो जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर रहेगा। ये थोड़ा कि ये इनिशियल यहां ले लिया, इसके बाद तो मोमेंटम चेंज ही हो रहा है। भाई आपने ऊपर की तरफ फेंका तो स्पीड 100 थोड़े रहेगी, यहां निकालोगे कुछ अलग नहीं स्पीड आ जाएगी, तो मोमेंटम तो चेंज ही हो रहा है। मोमेंटम जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन, मतलब एक्सप्लोजन हुआ उससे जस्ट पहले क्या था और जस्ट बाद में क्या था, तो जो एक्सप्लोजन होगा वो इंटरनल फोर्सेस के कारण होगा, तो वो मोमेंटम चेंज नहीं करेगा। तो अगर जस्ट पहले देखेंगे और जस्ट बाद में देखेंगे तो मोमेंटम आपको सेम मिलेगा। ठीक है, तो हमें ये v निकालना है, तो v बराबर हम निकालेंगे u माइनस जी टी से। u है 100, g की वैल्यू 9.8, t की वैल्यू 5, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 49, तो ये आ जाएगा 51 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये स्पीड यहाँ की हो गई 51 मीटर पर सेकेंड, तो मास तो वही रहेगा 50 किलोग्राम, लेकिन स्पीड आ गई 51। यहां देखो जरा, यहां आपको पहले से दिया गया सब कुछ, तो अब आप यहां पर क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, तो ये हम लेते भी हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में ही तो करते हैं, क्योंकि मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो हमें फिर डायरेक्शन ध्यान रखना पड़ेगा, तो अपवर्ड डायरेक्शन को हम लेते हैं पॉजिटिव। अब देखो यहां पर हम ऐसे लिख दे रहे हैं, जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू मोमेंटम जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। मोमेंटम जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन क्या है, 50 इंटू वी इज इक्वल टू 50 इंटू वी, और जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन यहां पर मोमेंटम क्या है, इसका हो जाएगा प्लस में 150 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 150 इंटू 20, और फिर इसका प्लस, हमें नहीं पता है ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो अपने आप ही सॉल्व होकर आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 30 इंटू वी नॉट। तो 50 इंटू वी, वी कितना है यहां पर 51, और ये हो जाएगा यहां पर 3000 एंड प्लस 30 इंटू वी नॉट, तो ये सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, -450, और ये आएगा 30 इंटू वी नॉट, दैट इज वी नॉट की वैल्यू आ गई -450 अपॉन 30, कितना आएगा, -15 मीटर पर सेकेंड। तो जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, 15 मीटर पर सेकेंड डाउन। ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड डाउन, माइनस का मतलब डाउनवर्ड हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी 17।
A stone is dropped from a height h, it hits the ground with a certain momentum p. If the same stone is dropped from a height 100% more than previous height, the momentum when it hits the ground will change by, मतलब मोमेंटम में परसेंटेज चेंज आपको पूछा गया है, तो एक तरह से इंक्रीमेंट ही होगा क्योंकि हाइट बढ़ा देंगे तो उतनी ज्यादा स्पीड से आएगा। तो आपको परसेंटेज में दिया गया है हाइट में इंक्रीमेंट और परसेंटेज में मोमेंटम में आपसे इंक्रीमेंट पूछा गया है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, जैसे हम लोग परसेंटेज वाले क्वेश्चंस करते थे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम वाले, वैसे ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m, और अगर आप किसी भी बॉडी को u इज इक्वल टू 0 से ड्रॉप करते हैं और h डिस्टेंस के बाद उसकी वेलोसिटी आप देखते हैं तो क्या होती है, √2g h के बराबर। तो यहां पर हम m इंटू वी लिखते हैं और फिर हम v की जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर m √2g h के बराबर। तो देखो सारी चीजें तो यहां पर कांस्टेंट है, m 2 और g, मास भी 2 और g भी, लेकिन h को ही चेंज किया गया तो ये हो जाएगा h टू द पावर 1/2। परसेंटेज में यही बताया गया था आपको कि जिन दो क्वांटिटीज में चेंज आप कर रहे हैं उन दोनों क्वांटिटीज को यहां पर आपको रिलेट करना है। अब ये हो गया, अब आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा p डिवाइडेड बाई p इंटू 100 इज इक्वल टू 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर 1/2 माइनस 1 इंटू 100। याद है ना फॉर्मूला, 1 प्लस एक्स अपॉन 100 और यहाँ n होता है, n का मतलब यही वाली पावर, -1 इंटू 100। अब देखो बिना कैलकुलेशन के आप समझ जाओगे, x की वैल्यू 100% मोर की गई ना, तो x की जगह पर जो परसेंटेज चेंज करते हैं वही यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ 100 रखेंगे, 100 अपॉन 100 क्या हो जाएगा, 1, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर रूट 1.41, -1 करेंगे 0.41 इंटू 100 करेंगे 41, दैट मीन सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम इज फ्री टू मूव अलोंग द एक्स एक्सिस, इट इज एट रेस्ट एंड फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 ऑनवर्ड इट इज सब्जेक्टेड टू अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स Ft इन द x डायरेक्शन। मतलब मास जो है उसका 2 किलोग्राम है ब्लॉक का और वो शुरुआत में रेस्ट में था, उसके बाद उसके ऊपर एक फोर्स लगाया गया t इज इक्वल टू 0 के बाद, तो t इज इक्वल टू 0 यहां पर होगा और इसी समय 4 न्यूटन का फोर्स लगाया गया जो कि टाइम पर डिपेंड कर रहा है जैसा यहां दिखाया गया। द फोर्स Ft वेरीज विद t एज शोन इन फिगर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 4.5 सेकेंड इज। हालांकि इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, तो हमने ये इसलिए डाला क्योंकि इसमें हम दोनों बातें आपको बता सकते हैं कि क्वेश्चन में डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है
और थोड़ा सा आगे बढ़ाया भी जा सकता है, इस तरह से कुछ चेंजेस भी किए जा सकते हैं। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि जैसे आपको एफटी कर्व दिया गया है और एफटी कर्व मान लिया कैसे भी बनाकर दे दिया है, कुछ ऐसे हमने बनाकर दे दिया आपको, और आपसे पूछा जाए चेंज इन मोमेंटम, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि एरिया बिटवीन एफटी कर्व एंड टाइम एक्सिस गिव्स चेंज इन मोमेंटम। तो हम डायरेक्ट बस एरिया निकालेंगे, जैसे हम लोगों ने सीख रखा है एरिया निकालना, और उसको हम विद साइन ऊपर का प्लस नीचे का माइनस करके ऐड कर देंगे और आपको मिल जाएगा चेंज इन मोमेंटम। लेकिन आप यहां जरा देखो, यहां चेंज इन मोमेंटम आपसे नहीं पूछा गया, बल्कि उसने पूछा है फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी 4.5 सेकेंड पर आपको निकालनी है, वो काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो मोमेंटम से ही, k इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। अब p कहां से आएगा, तो ये फाइनल कंडीशन है, तो फाइनल मोमेंटम होगा। तो आप अगर चेंज इन मोमेंटम निकाल लो, तो चेंज इन मोमेंटम को हम लिखेंगे p फाइनल माइनस p इनिशियल। चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया तो p फाइनल माइनस p इनिशियल आ गया। उसने कहा इनिशियल कंडीशन में पार्टिकल रेस्ट में था, तो आपने इसको क्या कर दिया, जीरो। तो ये जीरो हो गया तो क्या आ गया, फाइनल मोमेंटम आ गया। तो वो फाइनल मोमेंटम आपको मिल गया और वहीं से आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे, p फाइनल मतलब वही p स्क्वायर अपॉन 2m के बराबर। ठीक है, तो एक तरह से अगेन निकालना तो आपको चेंज इन मोमेंटम ही। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, एरिया निकाल के, इसका एरिया प्लस इसका एरिया माइनस सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। तो आपके यहां जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सिर्फ इतना ही पूछा गया, जैसे ऐसे ग्राफ बना दिया और पूछ दिया गया चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। इस क्वेश्चन में चेंज इन मोमेंटम के साथ साथ आपको इनिशियल भी दिया है, फाइनल निकालना था और फिर काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, इतना थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। एक मैथमेटिकल पॉइंट और भी है इसमें, इसीलिए यही हमने डाला, क्योंकि इसमें कई चीजें आप इस क्वेश्चन में सीख जाएंगे। जैसे जब आप चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो देखा जाए तो आप एरिया ही तो निकालेंगे। अब एरिया निकालते समय जैसे ऊपर वाले को हमने मान लिया A1 और नीचे वाले को हमने मान लिया यहां पर A2, तो A1 निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको हमने A1 माना तो यहां से यहां तक ये 3 हो जाएगा और ये क्या है, 4 के बराबर है। ठीक है, ये 4 है, तो आपको एरिया मिल गया। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज 6, ये आ गया। अब आप ऐसे ही A2 निकालने की कोशिश करेंगे, तो जब आप A2 निकालेंगे तो आपको ये पता है 3 4.5, तो ये तो आपको पता चल गया कितना, 1.5। ये आपको नहीं पता है, यहां देखो कुछ दिया ही नहीं गया, तो अब ये नहीं पता है, और जब तक ये पता नहीं होगा, इसे इसको हमने A मान लिया, तो जब तक A की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक आप आगे कुछ सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब ये A आप कैसे निकालेंगे जरा देखो, यहां पर अगर हम इस एंगल को थीटा कह दें, तो चूंकि एकदम स्ट्रेट है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। ठीक है, हम यहां से इस वाले ट्रायंगल से अगर tan थीटा लिखें तो क्या लिखेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 3, और अगर वही चीज हम यहां से लिखें tan थीटा, तो ये परपेंडिकुलर पान बेस, तो क्या लिखेंगे, a डिवाइडेड बाई 1.5। इन दोनों चीजों को अगर आप इक्वेट कर लो तो यहां से मतलब हमने इससे भी tan थीटा लिखा और इससे भी, और दोनों tan थीटा को इक्वेट कर दिया, तो हमने एक ही साथ लिख दिया दोनों को। तो a इज इक्वल टू क्या जाएगा, 4 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 2, आ गया ना। तो ये एक्चुअल में सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से भी निकाला जाता है, लेकिन अगर हम सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको बताते तो वो फिर आपको बताना पड़ता, देखना पड़ता कि ये एंगल बराबर है, ये साइड इसके कॉमन, मतलब वो कंडीशन उसकी आपको अप्लाई करनी पड़ती है। लेकिन उससे बेटर ये रहता है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इक्वेट कर लो, वो ज्यादा आसान रहता है आपके लिए। tan थीटा दिस अपॉन दिस, tan थीटा दिस अपॉन दिस, दोनों को इक्वेट करके ए की वैल्यू निकाल ली। अब ए निकल आया तो हम लोग यहां आराम से एरिया निकाल सकते हैं, हाफ बेस कितना 1.5, हाइट कितनी a के बराबर, तो ये 1/2 1.5 एंड a की वैल्यू क्या है 2, दैट इज 1.5। तो आपको यहां पर डेल्टा p मिल जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। A1 प्लस में रखेंगे और A2 माइनस में, तो आ जाएगा 6 माइनस 1.5, दैट इज 4.5। तो ये डेल्टा पी क्या है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो ये हो गया 4.5। यहां से इनिशियल मोमेंटम 0, क्योंकि दिया गया ना बॉडी स्टार्टिंग में रेस्ट में है, तो यहां से पी फाइनल की वैल्यू आ गई 4.5। देयरफॉर जो काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाएगी यहां पर पी फाइनल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। 4.5 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू
मास आपको कितना दिया गया, 2 किलोग्राम। ये आप सॉल्व कर लेना, ये 5.06 जूल आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन 18 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आगे के 3-4 क्वेश्चन जो 4 दिए गए हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, जो पीछे आपको चीजें बताएगी उन्हीं को थोड़ा सा एक बार जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट वाले वगैरह। अ बॉडी हुज मोमेंटम इज कांस्टेंट मस्ट हैव कांस्टेंट, क्या रहेगा, वेलोसिटी, मस्ट हैव कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो मोमेंटम क्या होता है, p इक्वल टू m इंटू वी, तो वेलोसिटी को कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर 19 का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो, मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो क्या है, जीरो, देन फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम में जब हम होते हैं तो हमें जो होता है वही दिखता है। नॉन इनर्शियल में होते हैं तो हमें एक फोर्स दिखने लगता है, कौन सा, स्यूडो फोर्स, लेकिन अगर इनर्शियल में है तो हमें स्यूडो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता है। देन फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम वन कैन श्योरली से दैट लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज इन टाइम, तो पहला ही सही है, क्योंकि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो 100% मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा। इसका मतलब 20 का फर्स्ट ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन बाकी हम तीनों समझा दे रहे हैं एक बार, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज इन टाइम, लेकिन ऐसा नहीं, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है। जैसे अगर आप कोई किसी बॉम्ब को आपने रेस्ट में रखा है तो उसका इनिशियल मोमेंटम जीरो है और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो रहेगा। लेकिन अगर एक्सप्लोजन हो गया तो यहां पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी, वो तो बढ़ जाती। हम लोगों ने क्या समझा था, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक में। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, अगर एक्सप्लोजन हुआ तो हो सकता है किसी भी बॉडी को या किसी भी पार्ट को एक टॉर्क मिल जाए, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है, तो वो रोटेट करना स्टार्ट कर सकती है। तो अगर रोटेट करेगी तो एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन वहां पर चेंज हो जाएगी, मतलब वो कंजर्व नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसमें लिख दिया गया है डज नॉट चेंज, जबकि वो चेंज हो सकता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज इन टाइम, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो सकती है। जैसे अगर यहां पर एक्सप्लोजन हुआ तो कोई जरूरी थोड़े कि चारों पार्टिकल ऐसे ही जाएं, हो सकता है कोई ऊपर चला जाए तो कोई नीचे चला जाए। तो अगर यहाँ पर कोई उछल के ऐसे जाके गिरे जाके पैराबोलिक पाथ पर, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो रही है तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी में तो वेरिएशन होगा ही होगा। तो ये तीनों ही चीजें चेंज हो सकती हैं, लेकिन लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, वो कंजर्व रहेगा, ठीक है। Which of the following statements are true? For a given body, direction of linear momentum P is similar to direction of velocity V. सही है कि गलत, सही है ना। लीनियर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये भी करेक्ट है। और थर्ड वाला, थर्ड में कहा गया है टू बॉडीज हैविंग सिमिलर मास एंड स्पीड विल हैव डिफरेंट मोमेंटम इफ देयर डायरेक्शंस ऑफ मोशन आर नॉट सेम, ये भी करेक्ट है। तीनों हम लोगों ने पढ़ाई है। तो 21 का आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Which of the following statements are true for a system of particles? The momentum of the individual particles may change, but their sum remains constant if there is no net external force acting on the system. Correct है. Internal force are not responsible for change in net momentum of system because the internal forces being equal and opposite produce equal and opposite change in moment. Law of conservation of linear momentum is only applicable for small particles. ये गलत है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ पहला और दूसरा सही, मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन